आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वो दिन भी हाय क्या दिन थे जब अपना भी ताल्लुक था दशहरे से, दिवाली से, बसंतों से, बहारों से। दशहरा बीत गया है और अपन निश्चेष्ट भाव से कचौड़ी सब्जी खाकर 3 ताल का 53वां एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठ गए हैं। ताऊ और बाबा का अंगोछा एक बार फिर मैंने अपनी खटिया से बांध लिया है और इस बार 3 ताल की शुरुआत किसी लंबे आख्यान से नहीं, एक विराम और विश्राम के साथ कर रहा हूँ। शुरू करते हैं 3 ताल का 53वां एपिसोड। बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये इस हाय जो शब्द है ना, हाय हाय वो दिन भी क्या दिन थे, मैं इस पे थोड़ा बाबा से पूछना चाहता हूँ कि ये आपको ये जो हाय ये दिन भी क्या दिन थे से आपको कौन से दिन याद आते? हाय से तो हमको सब पिछला याद आता है। फिर वही है कि हम लोग शुद्ध भारतीय बीमारी से ग्रस्त जो होता है ना, अतीतवादी। हाँ The आम great बातों में Indian एक ये disease भी जो है। आहा ग्राम में जीवन भी क्या जीवन था। हाँ, क्या जीवन था। हाय रे जवानी। तो उस हाय में जो है हमको बिल्कुल बचपना और बनारस ही याद आते हैं। ओहो। और दिल्ली में रिपोर्टिंग के दिन संपादक बन जाना एक तरह से कुसगुन है पत्रकारिता का। कुसगुन इसलिए है कि आपकी हालत उस व्यक्ति की तरह हो जाती है जिसकी धोती के एक पायचे के साथ कीला जमीन पर गाड़ दी गई है। वो भागने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन वो भाग नहीं सकता है, वो खूंटा बद्धित हो गया है। तो रिपोर्टिंग से संपादकत्व में आ जाना पत्रकारिता का कुसगुन है। ताऊ पुराने कुसगुनिये हैं और हमको इन्होंने ताऊ ने कुसगुनिया बना दिया है पिछले 5 बरस से। देखिए, तो कुर्सी का चक्कर ही यही है, चाहे कोई भी कुर्सी हो, संपादक की क्यों ना हो, कुर्सी जो है उससे जब आदमी बैठ जाता है तो चिपक ही जाता है। ये इस बार आप पंडाल में जा पाए कहीं घूमने फिरने? हाँ, बिल्कुल गए। हम चित्तरंजन पार्क गए, बढ़िया भोग खाए। 2-3 दिन के भोग धरे रहे। अष्टमी का भोग भी, नवमी का भोग भी, दोनों भोग एक साथ नवमी की शाम को निपटा दिए। ताऊ आपके लिए पंकज क्या है कि भोग का मजा इसी में आता है। मतलब आप बाकी दिनों में भोग बनवा लीजिए किसी से कि भाई खिचड़ी बना दो तुम, या वो वाली दाल और वो वाला पुलाव और वो वाली सब्जी या वो वाली चटनी, लेकिन वो आनंद, वो रस आना ही नहीं। वो पता नहीं क्या ऐसा बंधा होता है खूंटे से। भोग का खाना अपने स्वाद में अद्वितीयता लिए हुए होता है। वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ खीर भोग्य खीर भोगा मस्त रहा। और इतना ही नहीं किया है मैंने, मैं केवल छक के ही नहीं आया हूं कि मतलब खा पी करके लपेट के थरिया चमका के चले आए हूं। 20 तारीख का इंतजाम भी कराया हूं। लक्खी पूजो पे खीर बहुत अच्छी बनती है तो उसका इंतजाम भी कराया हूं। और लक्खी पूजो पे तमाम बंगाली मित्रों से हमारा कंपटीशन होता है। मैं अपनी खीर बना के ले जाता हूं और उनके घर की खीर खाता हूं और फिर ये होता है किसकी वाली अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है ना, भोजन के मामले में, मतलब मुख्तलिफ तरह के भोजन के मामले में बाबा ना एकदम वो बनारस के पुराने पंडित नहीं होते थे जो कैलेंडर मार्क करते थे, 20 का इंतजाम डन 24 को उनके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा तो रहता है बिल्कुल। अभी कोरोना में वो संकट का मतलब थोड़ा बढ़ गया है कि अब यजमान नहीं मिल रहे नहीं तो भैया, मतलब हम तो खाते ही इसलिए है कि बाकी लोगों को तारते रहें। अपना क्या है मैं एक चावल आपका खाऊंगा और आपका उद्धार। हाँ। ताऊ, आपका हफ्ता कैसा बीता? हफ्ता अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नवमी का जो है हम लोग शुरू करते हैं खाना, तो वो हो गया। दशमी भी अच्छा गुजर गया। मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ रावण जलाने के मामले में। न मैं रावण को अपने अंदर का जलाता हूँ न बाहर का जलाता हूँ। रावण को जिंदा रहना है, तो मैं उसमें कुछ मैं कहीं जाता नहीं। तो घर में ही रहा और मेरे हाथों में दर्द था पूरे दिन भर, बाएं हाथ में। तो मैं बस उसको नर्स कर रहा था, वॉलिनी लगा के लेटा हुआ था। और अपन इससे पहले एजेंडा पे आए, इस हफ्ते की जो एक आध बड़ी घटनाएं हैं
उनमें से सबसे ज्यादा जो है रेखांकित करने वाली आप लोगों को जो याद रहेगी, सोचा कि जिसपे 3 ताल में एक संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं आप दोनों लोगों से, एक एक ऐसी किसी भी घटना पे बात, ये क्योंकि बात जो तमाम याद सारी रहेगी। खबरों पे चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जिस खबर पे मुझे लगता है कि आगे देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जाते हैं, जो गति शक्ति योजना की बात हुई है और जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, और ये कैसे इसको अचीव करने वाले हैं, कैसे ये होने वाला है, ये सब खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इतनी बड़ी व्यवस्था के ढांचे को बदलना कोई आसान काम नहीं होगा। कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर भी चिंता होती है कि सरकारी अमले में कामकाज के सुस्त होने की वजह से भी बहुत सारी चीजों की जांच हो पाती है। बहुत तेज निर्णय लेने वाली ब्यूरोक्रेसी बहुत तेजी से चीजों को डैमेज भी कर सकती है। तो इस तरह की कुछ एक चिंताएं भी हैं जो एक आध लोग ऑलरेडी कह रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब घटनाएं तो जो हो रही हैं, मैच का हार जाना, जीत जाना, किसी की हत्या हो जाना, लेकिन इन सब के बीच में ये एक खबर है जिसपे कि हाँ, मतलब आगे मैं नजर भविष्य के लिहाज से और फॉरवर्ड हाँ, लुकिंग। बिल्कुल। हम तो यार पगला गए हैं एकदम। ये एक तो मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूँ आर्यन खान के बारे में कि हम जो है प्रोसेस को पनिशमेंट बना के कैसे लोगों को अंदर कर देते हैं, फिर उनको बेल ही नहीं मिलती, मतलब कभी 5 बज जाते हैं, कभी छुट्टी हो जाती है। अभी देखो ये जो हफ्ता था, कितने लोग देश में कितनी खुशी से झूम गए होंगे कि अरे लॉन्ग वीकेंड, कितने दिनों के बाद आया है लॉन्ग वीकेंड। वो खुशी आर्यन खान को नहीं हुई होगी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड का मतलब होता है उनका लॉन्ग टाइम इन जेल। खैर, हाँ, मुझे उससे नहीं है, पर उसके बाद क्या हुआ ना, इस देश में सब कुछ हिंदू मुस्लिम हो जाता है, उससे मुझे बहुत खीज होती है। मतलब अभी क्या हो गया है कि यार वो शाहरुख खान सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है ना। अब लिखे जा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह की कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आर्यन खान वो नहीं है यार, हो रहा है। दूसरी घटनाएं हैं बहुत सारी जिसका उदाहरण दे सकते हो, आर्यन खान उसका उदाहरण नहीं है। और कुछ लोग ये कि देखो वो मुसलमान का बेटा है इसलिए उसको जेल में रखे हुए हैं। अरे बशीर भाई, तुम्हारे बेटे को थोड़े ना रखेंगे, शाहरुख खान का बेटा है, वो मुसलमान का बेटा नहीं है, शाहरुख खान का बेटा है, तो आप कह सकते हो कि चलो उसको टारगेट किया जा रहा है। कोई भी बशीर मुशीर आके यहाँ पे घुस जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो मुसलमान का बेटा है इसलिए कर रहा है। दूसरी बात, मुनमुन धमेचा भी है, उसमें मुसलमान हिंदू क्या, आपको तो ध्यान ही नहीं जाता कि बाकी लोगों को भी अंदर किया गया है। इस देश में प्रोसेस इज द पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, उससे हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, रोजाना, और किसी का जाति धर्म देखे बिना आपको पुलिस इस देश में अंदर कर सकती है, 14-15 दिन के लिए तो जेल में डाल ही सकती है बिना किसी काम के। जब तक आपको बेल मिलेगी आप बहुत कुछ सह चुके होंगे। तो सवाल इसका है, इसका नहीं है कि वो मुसलमान है, फलाना हिंदू है इसलिए वो अंदर जा रहा है ना। समीर वानखेड़े वो भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है जिन्होंने अंदर किया है। तो क्या अपन इस हर चीज को इसी बात में ले जाएंगे? जहां पे सही में अत्याचार हो रहे हैं उनको उजागर करो, उनको सामने लाओ, उनके बारे में बात करो। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस देश में। पर इस बात में कि शाहरुख खान का बेटा है और शाहरुख खान मुसलमान है, आपको किसने बता दिया शाहरुख खान मुसलमान है? खान नाम है तो प्रैक्टिसिंग है क्या? और हैं भी तो आप इस बात को इसमें इस केस में मत रगड़ो। उससे क्या होता है, आप ना इस जो डिस्क्रिमिनेशन का इशू सचमुच है इस देश में, उसको डीलेजिटिमाइज कर देते हैं, क्योंकि आप हर मामले में उठा लेते हैं, है ना। कोई किसी से सीढ़ियों से गिर के अगर मतलब आज का हुमायूं गिर जाए तो वो सीढ़ियां डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, आप उसको रहने दो यार। आप उसको इस बात पे बात करो कि कैसे प्रोसेस इज द पनिशमेंट इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली इन दिस केस। आप बाय द वे, अगर आर्यन इस केस में नहीं होते और वो मर्चेंट और वो धमेचा और वो सतीजा रहता तो फिर कोई बात ही नहीं होती, कोई फिक्र नहीं करता। आपको फिक्र करने की जरूरत है इस मसले में, पर सबके लिए अगर आर्यन खान नहीं भी होता कि इस केस में इन्वॉल्व, तो भी अगर आप ऐसी फिक्र करते कि देखो कैसे प्रोसेस जो है आदमी को पनिश कर रहा है, तो समझ में आती थी। इसमें कूद के बस वो होता है ना कि आग लगी है तो अपना अपना मूंगफली फेंक के उसमें भून लो, अब बैठ कर चबाओ, अपना करना वरना कुछ है नहीं। वो मेरा एक दोस्त था, वो इंजॉय करना नहीं बोलता था, वो बोलता था भाई साहब आप तो बहुत इंजॉय लेते रहते हैं। तो हाँ, तो लोग इंजॉय लेते रहते हैं, बस ये है। एंजॉय लेते हैं। आपके मन में एक मुद्दा है वो और आनंद का अनुवाद किया उन्होंने। हाँ, वो बहुत जरूरी मुद्दा है, उसके बारे में बात करते रहिए, पर हर चीज में उसको मत घुसेड़िए ना, कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस देश में सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। आज का एजेंडा बताता हूँ कि आज किस किस पर बात करेंगे। सबसे पहले माफी पर बात करेंगे, और
माफीनामे पर भी बात करेंगे। बहुत लोगों ने इस बीच कहा कि विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर नहीं थे क्योंकि उन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। माफी किसी को क्यों मांगनी चाहिए और क्यों नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगना कमजोरी है या परिपक्वता है या समझदारी है? और क्या माफी मांगना सिद्धांतों से समझौता है? कब माफी मांगे कब ना मांगे, इस पर आज बात होगी। और 16 अक्टूबर है आज जब हम लोग ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज के दिन वर्ल्ड बॉस डे होता है, विश्व बॉस दिवस। तो आज बॉस पर भी बात करेंगे। कहने वाले कहते हैं कि बॉस को बांस की तरह लचीला होना चाहिए, पर इसी से जुड़े कई और मेटाफर्स भी हैं। बॉस के सबॉर्डिनेट्स के लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं? बॉस से क्या कहें और क्या ना कहें? कितनी पर्सनल लाइफ शेयर करें और बांस की कितनी तरह ना इतना करें? लचीला होना चाहिए कि दूसरे की पीठ टूट जाए लेकिन तुम बचे रहो। तो जरूर इसमें पीड़ाएं भी निकलेंगी और अनुभव भी निकलेंगे बाबा और ताऊ के। और बिजार खबरों में भिक्षा मांगने के लिए रविवार की छुट्टी की अर्जी देने वाले मध्य प्रदेशी इंजीनियर की बात होगी। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश वालों की आप बहुत मौज लेते हैं, वो थाली सजा के देते हैं, हमें क्या। और मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान रोने की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज चुकाने वाली महिला के हक की बात करेंगे। और न्योता वाले श्रोता में आज ढेर सारी ऑडियो चिट्ठियां हैं। शुरुआत अपन माफी पर बात से करना चाहते हैं। बाबा ताऊ, आप लोगों ने देखा ही होगा कि राजनाथ सिंह ने जो पिछले दिनों बयान दिया कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर मर्सी पिटीशन लिखी थी, माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को। कुछ लोगों ने ये कह के काउंटर किया कि पहली जो मर्सी पिटीशन उन्होंने लिखी थी तब गांधी भारत में ही नहीं थे और उनका कोई रोल नहीं था। क्या हुआ था क्या नहीं, ये पढ़ाकू नितिन का विषय है और नितिन उस पर काम भी कर रहे हैं। होपफुली उस पर पढ़ाकू नितिन का एक एपिसोड आपको सुनने को मिलेगा जल्दी। लेकिन आज हमने सोचा है कि माफी पर बात करते हैं। इसके बहाने इतिहास तो आप लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे। ताऊ, हमने एक कहावत सुनी है बचपन से कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, है ना। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है और माफ कर देने वाला महान होता है। तो ये तो थ्योरी है, पर अलग अलग संदर्भ में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मतलब किससे माफी मांग लेनी चाहिए और किससे कभी नहीं मांगनी चाहिए? क्या कोई ठोस जवाब है इसका, या ये बहुत बहुत मतलब सिचुएशन पे वेरी करता है और डिपेंड करता है? एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं। मेरे माथे में दर्द होता था, आंख के चलते होता था, चश्मा नहीं था इसलिए दर्द होता था। पर मैंने एक आदमी को पूछा, समझदार आदमी है, यार माथे में दर्द होता है, समझ नहीं आता क्या करें। तो उसने कहा, यार लास्ट में थैंक यू कब बोला था किसी को? तो मैंने कहा कि यार बोलता ही रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी का थैंक यू बचा हुआ है, क्योंकि थैंक यू नहीं बोलोगे तो बाएं सर में दर्द होगा और सॉरी नहीं बोलोगे तो दाएं में होगा। अधकपारी जो होती है वो दो तरह की होती है। तो आप ना थैंक यू और सॉरी जो है किसी का बाकी मत रखना। तो तब से मैं सॉरी और थैंक यू मैं कोशिश करता हूं कि जरूर बोलूं। और आदमी को सॉरी उतना ही बोलना चाहिए जितना लोग थैंक यू बोलते हैं। सॉरी बोलना इसलिए आवश्यक है कि वह आप पर निर्भर का, आप ही अपने अंदर एक गिल्ट लेकर जाते हैं। अगर आप बोलते हैं तो आप तो कम से कम मुक्त हो जाते हैं, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। दूसरे ने माफ किया या नहीं किया वो अब उसके ऊपर चला गया, उसका सिर दर्द है, आपका नहीं है। पर अपन थोड़ी सी मैं सावरकर के बारे में बात करूंगा। ये बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूं आजकल, वो कहते हैं माफी मांग लिया, माफी मांग लिया, मर्सी पिटीशन भेजता था। इनको पुलिस थाने ले जाके ना इनके पार्श्व पर थोड़े दो चार वीर मारो तो सावरकर हो जाएंगे। ये काला पानी तो छोड़ दो भाई साहब। यार बंदे को 6 महीने किसी कोठरी में बंद कर दिया, 10 साल तक उसने वहां पे उस तरह के टॉर्चर झेले। हो सकता है उसके मन में माफी मांगने की इच्छा हो और वो माफी मांग रहे हो, है ना। जीवन के सेलुलर जेल के पहले तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो सबके लिए। उसके बाद में उन्होंने माफी मांग ली, हो सकता है डर गए हो, चलो मान लिया। वीर नहीं था, उसको फांसी पे तो नहीं लटकाया था ना। अगर उसको फांसी पे लटका दिया जाता तो वो शहीद होते जवानी में, लेकिन उसको लटकाया नहीं, उसको वहां डाल दी संदर में और बहुत कष्ट दिया। हो सकता है माफी मांग लिया आदमी। कमजोर हो जाता है आदमी कभी कभी, कभी कभी, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार मैं तो मतलब मर रहा हूं ना जी रहा हूं, यहाँ से मैं कोई क्रांति भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। मैं हो सकता है माफी मांग के वहां चला जाऊंगा और कुछ करूंगा। पता नहीं उसके मन में क्या जा रहा था। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी, बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई होंगी। बहुत सारी चीजें आदमी नहीं बताता है क्योंकि उसको लगता है यार मैं वीर हूं और मैं कैसे बोल सकूं। और जहां तक रहेगी बात कि ये लिखना कि और ओबीडियंट सर्वेंट और ये वो, भाई साहब हम स्कूल में जब लिखते थे ना एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, तो शुरू करते थे डियर मिस्टर प्रिंसिपल, उसके बाद लिखते थे आई बेग टू स्टेट दैट कि मुझे
तबीयत खराब है, मुझे 2 दिन आप की तो छुट्टी डियर चाहिए। लिखे होंगे, हम लोग तो रिस्पेक्टेडफुली आई हाँ, बेग टू से, ना, ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। वो चिट्ठी लिखने की एक कला होती थी अंग्रेजों के जमाने में यार, हर आदमी ऐसे चिट्ठी लिखता था। अब दूसरी बात, थे ना थे यार, कभी किसी बंदे ने संघर्ष किया था, बहुत सारे अचीवमेंट किए थे, फिर वो जेल जाने के बाद कमजोर पड़ गया था, जो भी हुआ हो, उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ले ली हो, रत्नागढ़ी नहीं छोड़ने का वादा कर लिया हो। आप कौन होते हो? आपके बाबूजी क्या करते थे, और आप कौन सा क्या कर रहे हो अभी? दिन रात यहाँ वहां एजेंडाबाजी करते रहते हो, और फिर क्या? हमको यार, वी शुड मूव ऑन, हो गया ना, आगे बढ़ो। अब एक आदमी बताने में लगा रहता है कि वो वीर थे, महावीर थे, ये थे वो थे, और दूसरा लगा रहता है कि नहीं यार वो माफी मांगता था, वो तो बिल्कुल कमजोर था, वो डप्पू था, सॉरी बोलो, सॉरी वर्कर बोलते हैं उसको। ये क्या है इस देश में? अपन क्या ऐसे चलेंगे? मतलब ये 70-75 साल हो गए आजादी के, और वैसे चलता रहेगा अपना? अब है कि गांधी जी को उन्होंने मारने में कॉन्स्पिरेसी किया होगा, और दूसरा बोलता है नहीं नहीं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया कि वो शामिल नहीं थे। अरे होंगे, होंगे, मैं कह रहा हूं, उसकी विचारधारा थी। अरे अपने किसान भाई मार रहे ना लोगों को हाथ काट के, विचारधारा है उनकी, आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्रगल में आदमी करता है कुछ कुछ। गांधी जी महान थे, हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी, तो अरे गांधी के मृत्यु को आप किसान आंदोलन में हुई हत्या से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तो रेत डाल दिया आपने किसान में। हत्या था, हत्या थी, और नहीं, गोडसे ने हत्या एक वैचारिक गोडसे ने- हत्या। सावरकर की देखिए, जेल में कोई भी आदमी माफी मांगता है और 20 दफे मांगेगा, जब भी उसको टोका जाएगा, ये 4 वेद पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिखित में माफी मांगना एक माफी होती है। ऐसा अरे नहीं एक है बार कि नहीं केवल मांगा था, सुनिए कई सुनिए बार सुनिए, मांगा था, कई अरे बार। सुनिए ताऊ, सुनिए ना। दूसरा क्या है कि केवल अकेले सावरकर तो गए नहीं थे काला पानी में, तब तो माफीनामों की गड्डियों से अभिलेखागार भरे हुए होने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि कई लोग ऐसे उदाहरण हैं, भगत सिंह का, सुखदेव का, ये सब लोग अगर माफी मांग लेते तो ये रिहा कर दिए जाते। किए जाते कि नहीं किए जाते? 23 साल के उन बच्चों को भी तो अपनी जिंदगी का कुछ आकलन रहा होगा ना। संकट ये है कि वीर शब्द अपने नाम में दामोदर सावरकर ने खुद नहीं जोड़ा है। एक राजनीतिक विचार ने उनको वीर बनाने की कोशिश की है और उसको स्थापित करने की कोशिश की है। कमाल की बात यह है कि फैक्चुअली ये पार्टी और ये विचारधारा हमेशा गलत रहती है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके 3 या 4 माफीनामे हैं, जिनमें से 2 माफीनामे गांधी के भारत अवतरण से पहले हो चुके थे। हाँ, और मैं तो कह रहा हूँ माफी मांगा उन्होंने। मेरा कहने का मतलब है कि इस बात को आप कैसे देखते हो? लेकिन लोग एक जैसे नहीं होंगे। ये बात सही है जो ताऊ ने शुरुआत में कही कि लोग एक जैसी नवैयत के नहीं होंगे। अरविंदो भी क्रांतिकारी धारा के थे, वो ज्ञान की तरफ चले गए, क्रांतिकारी आंदोलन के हिस्से वो रहे, लेकिन वो दूसरी शाखा की तरफ चले गए। उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, मुझे अलग तरीके से रहना है, अलग तरीके से चीजों को कंट्रीब्यूट करना है। कई तरह की बातें कही जाती हैं कि अरविंदो उसके बाद भी सक्रिय रहे। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से विरक्त हो चुके थे। कई लोग कहते हैं कि वो मरने से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सावरकर के लिए ये है, सावरकर ना केवल एग्जिस्ट किए बल्कि वो उस ट्रांजिशन से उस पार तक आए। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया और चले गए। कई लोग गोली चलाते रहे और आखिर तक लड़ाई करते रहे, आखिर तक उन्होंने मोर्चेबंदी की। बाबा एक सवाल 1 मिनट, सवाल ये है बाबा, किया होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांधी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में भी उनका योगदान होगा। अब तो है नहीं ना, क्या कर लोगे? और दूसरी बात, एक विचारधारा हो सकता है कि वो मानने को तैयार नहीं हो, वो उनको देवता तुल्य मानने को तैयार हो, तो है, उसको हम कुरेदते कुरेदते कहां तक ले जाना चाहते हैं। अभी कोई किताब आती है, वो बोलती है कोई याद नहीं करता है सावरकर को सिवाय एक विचारधारा के। वही बार बार उनको उछाल उछाल के दिखाते, देखा हमें जेबे में कंचा बा। अरे उसको गरियाने वाले इसको तूल दे देते हैं ना, ये एक सडनली एक विवाद का विषय बन जाता है। गरियाने वालों को गरियाने के लिए तो मौका चाहिए। आप क्यों, मतलब राजनाथ जी को क्या आवश्यकता थी ये महान ऐतिहासिक ज्ञान देने की? वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर रहे हैं, कहाँ वो इसमें इतिहास में घुस गए? वो तो अननेसेसरी एफर्ट है ना। ये ठीक उसी तरह से जैसे लाल कृष्ण अडवाणी ने बताया था कि पार्लियामेंट में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को फांसी हुई। उन्होंने माई कंट्री माई लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं माई कंट्री माई लाइज, है ना, ये टाइटल होना चाहिए था किताब का। कुलकर्णी जी से उन्होंने संपादित करवाई थी और अपनी जीवनी लिख मारी थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे, मतलब सैंडर्स केस के पनिशमेंट को उन्होंने पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने के पनिशमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया अडवाणी जी ने। तो ये विचित्रता बोध जो है ना इतिहास में, अचानक से तक्षशिला नालंदा सब एक साथ एक कैंपस पे हो जाती हैं, एक जगह पे हो जाती हैं। उनका स्थान देवताभ्यो नमः बदल जाता है, ग्राम देवताभ्यो नमः बदल जाता है। ये संकट इतिहास बोध का है। ये
इजराइल के एक राष्ट्रपति थे, मैं बाय द वे मैं जितनी चीजें पढ़ता हूँ उसमें से 60-70% हिस्ट्री होती है। इजराइल के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आई हेट हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ना हमको आगे बढ़ने से बहुत बार रोकती है, कई बार हमको अपने में उलझा देती है। जो हिस्टोरिकल ये कंट्रोवर्सीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं, मैं आई जस्ट विश कि हम इसको पीछे रख पाते और कहते हैं कि खत्म बात है, सावरकर तुम्हारे लिए देवता होंगे तो पूजो अपने घर में। तुम तो गोडसे को भी पूछते भाई, मूर्तियां लगा के रखी हुई है गोडसे की लोगों ने, जो कि हत्यारा था, कॉन्स्पिरेसी तो छोड़ो, जिसके बंदूक से गोली निकली थी। अपने को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इसको और बढ़ावा देंगे तो वो और करेगा। वही होता है ना कि एक कोई मंदिर के आगे कुछ मांस का टुकड़ा रख दो तो बवाल दंगा हो जाता है, तो फिर लोग समझ लेते हैं अरे भाई साहब इसका तो इफेक्ट है, तो फिर वो और बिल्कुल। एक तरह शुरू हो जाती है फेंका जाना, ऐसी घटनाओं का दोबारा होना। हमको कभी कभी सोचना चाहिए कि सावरकर को मिट्टी पाओ यार, आगे बढ़ जाओ। बहरहाल मैं आता हूँ माफी पे। हाँ, उसमें एक्चुअली इसमें मेरा एक सवाल बाबा, आप जो हाँ, जिधर जा रहे हैं उधर कि आपने कहा, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाली बात की, माफी मांगना। जैसे मैं जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, माफी मांगना और माफी देना दोनों अच्छी चीजें कही जाती हैं। माथे का दर्द उन्होंने कहा कि ठीक होता है, माफी मांग लेनी चाहिए विनम्रता से, विनम्रता की बात है। पर वो पॉलिटिकली जब हो जाती है माफी, तो क्या दिक्कत है उसमें भी? मतलब वो क्या सिद्धांतों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जरूरी नहीं है कि देखिए, अगर आपने ये तय कर रखा है कि आपको ये चीज जीतनी है, ये जंग, ये लड़ाई, ये जो परिस्थिति है, इससे जीत के उस पार निकलना है, तो आप उसके लिए कई तरह के रुख अख्तियार कर सकते हैं, कई तरह की ट्रिक्स अपना सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, एग्रेशन में जाएं, जैसे आप अगले को कन्विंस कर ले जाएं कि यार ये तो तुम्हारे लायक है नहीं, ये हमारे इनके तुम दे दियो, है ना। तीसरा ये भी आप कर सकते हैं कि आप मिथ्याचारिता करें। जैसे उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो शिवाजी से जो गले मिला था और शिवाजी बगनखा पहन के गए थे और उसका ही सीना चीर दिए थे, वो यहाँ पे करौली छुपाए हुए था, है ना। तो अब ये देखिए कि ये दोनों लोग कहे कि हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लोग अपनी अपनी प्रतिरक्षा के लिए बेईमानी की तैयारी से गए। और प्रतिरक्षा के लिए अगर बेईमानी संधि की टर्म्स को अगर शिवाजी स्ट्रिक्टली फॉलो करते तो वो बेचारे नुकसान होते। तो ये भी एक तरीका है कि जहां पे आप, मतलब कई बार ये भी हो सकता है, कोई क्रांतिकारी सोच सकता है कि यार मैं कैसे याद किया जाऊंगा, मैं वीर होऊंगा कि कायर होऊंगा, कहलाया जाऊंगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि यहां से निकलो और इस टाइम को प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं इसको मजबूत करने की दिशा में लेके भाई साहब, उस समय कैसे याद किया जाऊंगा ये तो होता ही नहीं था। वो ये तो कोई थ्योरी नहीं थी, क्योंकि ये अंदाजा ही नहीं था कि आजादी होनी भी है। ये तो मिलिशिया पूरा का पूरा, जो मिलिटेंट्स का पूरा फाइट एक तरह से चल रही थी और किसी को नहीं पता था कि अंग्रेज कभी यहां से जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन ये सारे ट्रिक्स के बावजूद एक चीज जो आप कह रहे हैं ना कि माफ करना और माफी मांगना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। पंचतंत्र की 5 कहानियां एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हुई मिल जाएंगी, वेद के 5 सूत्र एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए मिल जाएंगे। तो कहीं पे ये होगा कि नहीं सठे साठे समाचरेत, कहीं पे आपको ये सूत्र मिलेगा, और कहीं पे आपको मिलेगा कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना। परोपकार से बड़ा पुण्य और दूसरे को पीड़ा देने से ज्यादा कोई वो नहीं है। ये तो यथा समीहस्य वाला सूत्र भी हम अक्सर सुनाते रहते हैं, वो भी उसी में है कि सब अभय रहे। अब आप वहीं पे कर रहे हैं सठे साठे समाचरित। तो कंट्राडिक्शन, क्योंकि कंडीशनल है हर चीज, हर चीज की परिस्थिति है। अगर मैंने किसी के साथ गलती की है और मुझे महसूस होता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, या मैंने जानबूझ के नहीं किया, या मेरी दृष्टि से हो सकता है गलत ना हो, लेकिन उसको उससे दुख पहुंचाया, वहां पे माफी मांग लेनी चाहिए। तो जैसे तो वहां पर आप शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वहां पे आप शक्तिशाली होते हैं। सरकारों से माफी मांगने में आप कमजोर होते हैं, और वो एक तो सत्ता होती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, है ना। तो विषरहित विनीत सरल स्थिति में जब आप काल कोठरी में मरता क्या ना करता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसे ही बना होगा, है ना, कि मैं तो अहिंसक हूं, मैं कुछ हिंसा नहीं करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि भाई ये कहानी वहीं से निकली, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो एक जबरैल झंडेली सरकार, हुकूमत, अंग्रेज बहादुर, उसके सामने माफीनामा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो सामान्य मानविकी की माफी नहीं है। अरे गुरु लग्गा होई भैया, माफी मांगत ही जायदा ना,
ना, अरे मुंशी जी अरे दरोगा जी छोड़ दो, आपकी दाएं से रात ना निकले अब घरे से बाहर ना। ये माफिया जो है ना, ये आप अपने लिए मांग रहे हैं। मैं आऊंगा, एक पॉलिटिकल माफी और अरे है अभी। सुनो, आप फर्ज करो हम चेन्नई के जेल में हो, हम ये सोच रहे हो क्योंकि हमारे दोस्त मित्र जो है यहाँ पे कम से कम बेल का पिटीशन दाखिल करेंगे या अपने यहाँ दिल्ली में आंदोलन करेंगे कि चेन्नई में इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि हमारे मित्र है। हमको 6 महीना बीत जाए काल कोठरी में, इधर से कोई आवाज ही नहीं आए, पता ही नहीं चले हमको कि कोई कुछ मेरे लिए कर भी रहा है। हमको फांसी भी नहीं चढ़ाया जा रहा है, अपन यहाँ लेटे हुए हैं, लेट लेट के गुजार रहे हैं, 4 संतनियों का डंडा खा रहे हैं रोज, तेल निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करें? अपन अब वहां से कोई टेलीफोन तार नहीं कि बाबा को बता सके कि यार मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए कोई बेल पिटिशन नहीं डाला। तो अपन को अगर ये रास्ता दिखता है कि माफी मांग के फिर जाके बाबा को गरियाएंगे दिल्ली में, तो अपन माफी मांग लेंगे। ये हाँ बहुत बिल्कुल, मैंने ये कहा कि ये एक तरीका हो सकता है। परिस्थिति जनता में अलग अलग नवैयत हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के ही लोगों को देखिए, एक आदमी खादी लपेट के कह रहा है कि मैं किसी को एक ढेला नहीं मारूंगा, चाहे तुम मुझे कितनी लाठी मारो। दूसरा आदमी है, वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर नहीं जीत पाऊंगा, यहाँ पे नहीं लड़ पाऊंगा तो बाहर जाऊंगा, विदेशों से जाकर के और आईएनए जैसी अपनी संस्था वो तैयार कर देता है, सेना खड़ी कर देता है। एक आदमी है जो सीधे सामने मोर्चा लेकर के और इलाहाबाद में पार्क में शहीद हो जाता है। एक आदमी है जो बम मारता है बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए, और उसके बाद में फांसी चढ़ जाता है और कहता है कि नहीं, मेरी फांसी के लिए कोई माफी नहीं मांगेगा। मां ने पत्र लिखा तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि आप इस तरह से नहीं लिख सकती, आपको यह नहीं करना चाहिए था। एक आदमी और है इन सबके बीच में, जिसका नाम ऊधम सिंह है, जो जाके नौकर बन जाता है। इतना व्यथित है, इतना द्वेलित है, इतना दिल उसका टूटा हुआ है, इतना क्रोध से भरा हुआ है कि वो समर्पण करके विस्फोट करता है। जनरल डायर के सीने में गोली उतारने के बाद में पुलिस वालों से ऊधम सिंह ने पूछा, इज ही डेड? उस मूवमेंट का फोटोग्राफ गदर पार्टी ऑफिस में जलंधर में देश भगत हॉल में लगा हुआ है, बड़ी सी फोटो करा के उन्होंने। तो इस तरह से सबकी अलग अलग नवैयत है। कोई बाबा बन करके पिस्तौल बांटता रहा, कोई हैट लगा करके, बूट पहन करके और उसके बाद में बहस जिरह करता रहा, कोई खादी पहन के लौटता रहा। इन सारी परिस्थितियों में सबने जो सही समझा, उपयुक्त समझा, उसको अपनाया। आज के समय में बैठ करके ये तय करना कि किसका पक्ष सही था, किसने गलत किया, किसने सही किया, ये बहुत मुश्किल है। इसके बारे में केवल आकलन हो सकते हैं। तय कौन कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2-2 टके में इधर से उधर हो जाने वाले लोग तय ना करें। तो उनको उसमें घुसना नहीं चाहिए। तो कोई कैरेक्टर वाला आदमी करे। मुझे सिर्फ इतना ही है, मैं तो खास करके मैं गांधी के विचारों से प्रभावित हूँ। बाकी लोगों की कहानियां सुनता हूँ, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, पर ऐसे लोग जो थाने में गिड़गिड़ाने लगे, उस सेलुलर जेल में रहने वालों पे कमेंट ना करें, उनकी माफियों पे कमेंट ना करें, और कल को इनको 2 प्लेट बिरयानी में पार्टी बदल लेने वाले लोग तो बिल्कुल ही ना करें। बिरयानी खीर भी हो सकती है, क्योंकि बिरयानी का पॉलिटिकल बहुत मुश्किल है इस देश में यार, कोई शब्द बोलना। बिरयानी का भी पॉलिटिकल मीनिंग है। मैं सुबह बिरयानी की स्टोरी पढ़ रहा था अहमर नकवी की, कराची के बिरयानियों पे 52.in पे छपा है पूरा। बहुत आनंद आया मुझे पढ़ने में और मुंह में पानी आ गया, इतनी अच्छी लिखी उन्होंने कराची के बिरयानी के बारे में। पर बिरयानी भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल है। अरे छोड़िए ना माफी, बिरयानी की कहानी हम लोग को भी सुना दीजिए। ये उज्जवल निकम ने बनाई है पॉलिटिकल। हाँ, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता इस मामले में, खत्म है ये। वो जो आप जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक चिप बना लें और पूरी दुनिया में आईटी के बादशाह हो जाएं, एक दिन हो सकता है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी हो जाए, पर अपना डीएनए जो है ना इस मामले में बहुत ही कमजोर है। हर चीज को मैं शुरुआत ही अपन की हिंदू मुस्लिम बना देने की, हर चीज को हिंदू मुस्लिम बनाने का यहाँ पे लगा रहता है। ऐसे ऐसे लोग जो कैसी कैसी चीजें करके गए स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही, उन सब के अगर कच्चे चिट्ठे निकाले जाएं तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा ना भाई। बिल्कुल, अपन ओवरऑल देखते हैं, छोड़ो। तो लेकिन बाबा ने बोला कि पेशाब कर दिए बालू पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो हत्याएं हो रही हैं, जो पिछले हफ्ते कल हुई है, ये सब विचारधारा की लड़ाई है। आप माने या ना माने, आप सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इसको विचारधारा की लड़ाई ना कहें तो आपका उद्देश्य अच्छा है, पर सच नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है और उसको एक विचारधारा के चलते ही मारा गया। नहीं, ये पिसान में रेत वाली छवि जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पिसान बोला था उन्होंने, पिसान का मतलब आटा होता है। नहीं, किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही है। मैं गांधी की हत्या और किसी लखवीर सिंह की हत्या की तुलना नहीं कर रहा। गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे, है ना? नहीं, हत्या हुई है,
ये बात मगर सही है। मगर जान गांधी जी की उतनी ही कीमती थी। ये 32 साल का लौंडा था। गांधी जी तो खुद बिना दो लोगों के हाथ कंधे पे हाथ रख के चल भी नहीं पाते थे। थोड़े दिनों में मर जाते। तो गोडसे जो है उसको कोई जानता नहीं। गोडसे तो गांधी को अमर नहीं किया। गोडसे ने, गांधी तो अमर ही थे। गोडसे अमर हो गया गांधी को मारकर। यहाँ पे आपने एक 32 साल के आदमी की, जिसके 3 बच्चे हैं, उसका हाथ काट के उसके खून की एक एक देखते हुए, उसको घंटों गिड़गिड़ाते हुए देखकर आपने मरने दिया। ये बहुत बड़ा दाग है इस विचारधारा पे। बिल्कुल। एक वो जो दिनकर का जिक्र कर रहे थे, उसकी आगे पीछे की पंक्तियां भी बड़ी मजेदार हैं। वो माफी और क्षमा पे, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। और आगे, इसके आगे ये भी है कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। और एक तो है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब यार, उस दिन से मैं क्षमा करना ही नहीं चाहता हूँ कि सांप कौन बनेगा। कि आप सोचो, आपकी तुलना, आप अगर क्षमा करते हो और हाँ। आपको शोभा तभी देता जब आपके पास विष हो। तो इतना जहरीला आपको होना चाहिए। हे भगवान। दिनकर ने ईसा मसीह को सांप कह दिया है। लेकिन एक सवाल है, मतलब आप लोगों से, ये माफी तो मांगनी चाहिए, ठीक है, मांग लेनी चाहिए ज्यादातर मौकों पे, अगर वो आपका सिद्धांत और राजनीतिक वो चीजें आड़े ना आए। ये पहले चिट्ठी पत्री का वक्त था, अब हिसाब किताब अलग है ना। तो कई बार मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, वो शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। पर ऐसे हालात हो जाते हैं कि शर्मिंदगी हो जाती है और आप फेस टू फेस आमने सामने बैठ के माफी का इजहार नहीं कर पाते। माफी मांगते हुए आप ये चाहते हैं कि आपको एक मुश्त एक बार पहले पूरा सुन लिया जाए, उसमें छोटी छोटी बातों पे टीका टिप्पणी ना हो, ताकि बात भटके नहीं, बात एस्केलेट ना हो, और इस बात को आप एस्टेब्लिश कर पाए ठीक से कि आपका इरादा गलत नहीं था, या आपको गलत समझ लिया गया, या आपसे हो गई गलती। तो बेस्ट जरिया क्या होना चाहिए, मतलब अभी के सिनेरियो में अगर मौका मिले, हालांकि ये भी बहुत वेरी करता है, इसका भी कोई एक ठोस जवाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी माफी लिखकर मांगे, कॉल करके मांगे, आमने सामने बैठकर मांगे, माफी या दिल से मांगे। बस माफी दिल से मांगे, माध्यम कुछ भी हो, ये बहुत जरूरी है। और मांगने की जरूरत नहीं होती कई बार। जैसे कि आपने, घर में होता है अक्सर कि आप कभी किसी मौके पर उद्वेलित हो गए, फिर शांत हो गए, तो आप माफी नहीं मांगते। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से वो खत्म हो जाता है। द चैप्टर इज ओवर। माफी मांगना एक औपचारिकता है जो कभी कभी निभानी चाहिए, खास करके उन लोगों से जिनसे आपके गहरे संबंध नहीं है। उनको शायद आपकी भाषा से, आपकी आंखों से, आपके व्यवहार से, आपके टच से ये समझ नहीं आए कि आप क्षमा मांग रहे हैं। तो उनसे आपको मांग लेनी और वैसे भी हमारे घरों में, मतलब जो आपके अपने, उनसे कोई माफी मांगने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सॉरी थैंक यू का कल्चर भी नहीं रहता हमारे घरों में। हाँ। लोग एक दूसरे के लिए क्या कुछ कर देते हैं। हम कभी हाँ। जैसे अपने दुनिया में मामा को सबसे थैंक यू ज्यादा बोले। नरक, सबसे ज्यादा नरक करने वाला जो पश्चिम है पूरी दुनिया में, वो सबसे ज्यादा सॉरी बोलता है। मतलब अंग्रेज उठ के सोने तक केवल सॉरी और थैंक यू कर रहा होता है। और आप अफ्रीका, ये साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन, मिडिल ईस्ट, कहीं भी देख लें तो इन लोगों ने जो किया है और जो ये करते आ रहे हैं, मतलब ईसा मसीह देख लें तो खुद सलीब पे चढ़ जाए। मतलब जो बात अभी सॉरी की बात कर रहे थे ताऊ, कि बहुत दिनों से किसी को सॉरी नहीं कहा है और थैंक यू नहीं कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बात बात में सॉरी कहने से बहुत चिढ़ते भी हैं। मतलब इसमें बहुत पक्ष है, जो आप कह रहे थे अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ गए, और वो समझते हैं कि सॉरी बोल देना ही काफी है। बोल तो दिया सॉरी, अब क्या करूं मैं। तो और दूसरा एक ये है कि हाँ, उसमें होता है गला काट दोगे सॉरी बोल दोगे। हाँ, तो ये काउंटर है। दूसरा ये कि दोस्ती में यार नो सॉरी नो थैंक यू, है ना, वो दो तरह के। वो अभी तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर थैंक यू बोल दीजिए ना तो बिगड़ जाते हैं, यार आप भी। हाँ, मतलब यह हुई प्रेम को हार्ड डिस्क में डाल दिए दे रहे हो। हाँ, बताओ तुम थैंक्स बोलने लगे हो, अगली बार से दूसरे से करा ली हो। तो मतलब लेकिन बात बात में सॉरी बोलना, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सॉरी में, जो मुझे लगती है कि
एक तो मैंने आपसे कहा कि सॉरी जब भी बोलें तो उसको लिख के या व्हाट्सएप करके या वीडियो बना के बोलने से ज्यादा जरूरी है कि दिल से बोलें। दूसरी बात यह है कि सॉरी तभी प्रभावी होती है जब उसकी अर्थवत्ता आपके व्यवहार से बची रहे। अगर आप रोजा किसी को गरियाएंगे और रोज सॉरी बोलेंगे तो कह देगा कि यार तुम्हारा सॉरी जो है ना वो गाली बन चुका है, अब इसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। कई लोग, ऐसा हो सकता है मेरे बारे में भी महसूस करते हूँ, क्योंकि मैं उग्र मानविकी हूँ और सॉरी बोलना पड़ता है। ताऊ को लगता होगा कि ये आदमी जो है इसके सॉरी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप कहाँ सॉरी बोलते हैं, आप ठीक है। इसलिए मैं बहुत मुश्किल से सॉरी बोलता हूँ। आवश्यकता नहीं रहती ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो, सॉरी में एक चीज है, अगर किसी को यूं टच कर गया, आप गलती से लिफ्ट में टकरा गए, आप सॉरी बोलते हैं। लेकिन आप अपने लोगों से टकरा भी हैं, आप बोलते दौड़ भर गए, ठीक है, क्योंकि वही सॉरी है, वही थैंक यू, सब कुछ उसी में है। तो आपको ये पता होता है ना कि अगर मैं कल मैं कहीं से गिर गया तो मुझे उठाने के लिए आदमी आएगा, मुझे उसको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और मेरे गिरने पे उसको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। वो आवश्यकता अलग अलग होती है लोगों की। और सॉरी का एक बिंब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कुलदीप बाबू। हाँ। तो बनारस का एक ये मशहूर किस्सा है कि बनारस में इलाहाबाद जाने वाली बस कैंट पे खड़ी है और एक कंडक्टर इलाहाबाद 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 नारे लगा करके सवारी बैठा रहा है। सवारी बैठा के वो बस का दरवाजा बंद करता है और बिना देखे वो 2 बार सिक्के से इशारा करता है ठक ठक करके कांच पे ड्राइवर को कि गाड़ी अब आगे बढ़ाओ, और बिना देखे उस कांच को पीछे खींचता है और पीछे खींच के बलबला के बाहर पान थूक देता है। वो बलबला के जब उसने पान थूका तो वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर गिरा। तो जिसके ऊपर गिरा, अब आप देखिए कि सॉरी के शब्द कैसे बदलते हैं, अपनी जेब को आदमी कैसे निकालता है। हिंदुस्तान में सॉरी बोलने का ये तरीका है कि कंडक्टर इसके पहले कि वो व्यक्ति कुछ प्रतिकार करे तुरंत कहता देखा नहीं हम थूकत है, मुंह उठावे चले आवेला। काउंट पहले इतना मार दो कि तो वो आदमी पर उसके बाद फिर क्या ही बोलेगा कि एक तो थूक ने मारा, उसका फिर शब्दों ने मारा। ये सड़क पे बहुत होता है कि जब आपकी गलती है तो खड़े होके पहले ही आप चढ़े जाइए। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं जब चलते चलते टकरा जाओ तो बोलते हैं कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है। वो तो खुद से कह रहे होते हैं। पलट के जवाब आता हाँ भाई साहब आपको तो बहुत दिख रहा। लेकिन वैसे ऐसे होता, मतलब ऐसा गांव देहात में उल्टा भी होता है। जैसे कल एक गांव की बुढ़िया कार से हमरे जब टकराई, बोली तुहार दोस्त नहीं ने बबुआ, हम ही को दिखात नहीं। अरे राम रे। तो उल्टा भी होता है कभी कभी। अब ये कि अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, आप कह रहे थे सरकारों से माफी मांग लेना एक दीगर बात है। मनमोहन सिंह की माफी भूल गए आप? मनमोहन सिंह की माफी थी। मुझे लगता है कि एक वो महत्वपूर्ण माफी है जिसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आप एक ही विचारधारा की माफी पे इतना ध्यान देंगे? विचारधारा कहाँ है? यही तो हर आदमी पूछ रहा है, विचारधारा कहाँ है? तो मनमोहन सिंह ने भी माफी मांगी उसके लिए जो 84 में हुआ था, और तब तक समय का पहिया 2 दशक से ज्यादा दूरी चल चुका था। ये भी एक माफी है और बहुत देर से आई हुई माफी है, जो एक मजबूत माफी होते हुए भी, एक शक्तिशाली और व्यवस्थानिष्ठ माफी होते हुए भी अपने विलंब की वजह से अपनी अर्थवत्ता खो चुकी थी। और कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उनको वो कहते हैं यार सावरकर ने मांगी थी तब से उसको पहले जा रहे हैं, अपन मांगेंगे नहीं। बहुत दबाव रहता है। हाँ, जब इतना उनके नाम बदल के सॉरी वर्कर कर दिया तो हाँ, किस मुंह से। लेकिन क्या क्या माफ कर देना चाहिए, मतलब ये भी एक सवाल है कि क्या किसानों के कर्ज माफ कर देने चाहिए? क्या बिजली का बिल, स्कूल की फीस, अस्पतालों के खर्चे भी माफ कर देने चाहिए? ये भी एक पॉलिटिकल सवाल है। देखो किसान पॉलिटिकल सवाल है क्या, किसानों के वोट बहुत है और इस देश में चूंकि हर आदमी अपने आप को किसान कह सकता है, अभी इंडस्ट्रियलाइज तो हुए नहीं हम, तो मैं भी अपने आप को किसान कह सकता हूँ और बाबा भी कह सकते हैं। मैं है ही, आप हम भी हैं, तो है ही हम किसान। तो उनका नंबर बहुत है तो उनके तो माफ हो ही जाते हैं। पर क्या है, अपन संख्या होती है, जिनके पास एग्रीकल्चर नहीं है उनके पास हॉर्टिकल्चर है, गमले में पानी तो सभी दे रहे हैं। हाँ, और संख्या होती तो सोच लो, आज फर्ज करो
कि अपन लिखते बैठ के आर्टिकल घर में, और फिर सरकार को कहते कि तुम्हें इसको खरीदना पड़ेगा और 10,000 रुपये पर आर्टिकल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लेखक हैं, हम तो लिख ही सकते हैं। आज जब हम लिख लेते हैं तो उसको खरीदेगा कौन? तो आप इसको खरीदो, आड़तियों को हटा दो हमारे बीच से, और आप हमको 10,000 रुपये पर आर्टिकल देते हो। अगर हमारी संख्या इतनी होती जितनी किसानों की है, और अगर अपन बैठ जाते, दिल्ली की सड़कों को बंद कर सकते थे, तो लेखकों की भी चांदी हो जाती। 11-12 महीने तक बैठे रहते, वहीं बैठकर लिख रहे होते। हाय वो दिन भी क्या दिन होते। हाँ, और एमएसपी बैठ जाती तो फिर अब गायक लोग बोलेंगे कि हमारा गाना सुनो, है ना, और एमएसपी पे सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम तो गा ही सकते हैं। हम कैसे चलाएंगे अपना घर, बताओ? अपने को गाना आता है, अपन गा रहे, आप सुनो। सरकार हमको गाने का इतना रुपया दे। मैं किसानों के, ऐसा लग रहा है ना मैं किसानों पे सरकाइज्म कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपन कौन से कंट्री होना चाहते हैं। सब्सिडी है अपनी जगह, सब कुछ है, उसके बाद लेकिन आप अगर मार्केट्स को नहीं चलने दोगे, दो तरफ से, एक तरफ से मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, दूसरी तरफ से क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं चलेगी। तो अगर व्यवस्था क्रोनी कैपिटलिज्म आपके ऊपर इम्पोज कर रही है, तो फिर मार्केट फोर्सेस का क्या है? फिर मार्केट फोर्सेस नहीं रहती, फिर कुछ लोगों की फोर्सेस हो जाती है। और जो डर किसान बता रहे हैं ना, वो सचमुच वो ऐसे विदाउट बेसिस नहीं है। उस बेसिस का डर यही है कि यहाँ पे कैपिटलिज्म भी नहीं है, अपने मुल्क में कैपिटलिज्म भी नहीं है, अपने मुल्क में सोशलिज्म भी नहीं है, अपने मुल्क में पता नहीं क्या है। उस हिसाब से मैं कहूंगा कि मैं किसानों को जो कुछ दिया जा सकता है वो दिया जाए, क्योंकि वही है जो अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, बाकी लोग तो उठा ही नहीं पा रहे, उनकी संख्या ही नहीं है। उनके कर्जे माफ होने चाहिए, पर कब तक और कैसे, और माफ कौन करता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने यहाँ होता है ना, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, गवर्नमेंट ये देती है। किसानों के कर्जे माफ कौन करता है? किसान ही करता है, या उसका बेटा करता है। बैंक किसी के बाप की नहीं है, वो उन्हीं के पैसों से बनी हुई है। किसी का कर्जा माफ नहीं होता भाई साहब। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। अपने को ये लगता है गवर्नमेंट हमको इतनी सब्सिडी दे दे। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है किसानों को 6,000 रुपये महीने, क्या है, क्वार्टर, हाँ, या 4 महीने में, जो भी है, वो देती है। कहाँ से देती है? किसानों से देती है। आप डीजल के बड़े भाव हैं, डीजल के भाव इतने थोड़े ना बढ़ जाते, पर सरकार को टैक्स वसूलना जरूरी है ताकि फिर उनको पैसे दिए जाएं। ये कहता सरकार ने हमें 2 लाख का घर दे दिया, सरकार ने हमारे घर में पानी पहुंचा दिया। भाई साहब, ये सब आप ही के पैसे से होता है। तो कर्ज माफी किसानों की किसान ही करते हैं, उसका भार अल्टीमेटली किसान पर ही जाता है, या उसके बेटे पे जाता है, उसके भाइयों पे जाता है। कुल मिलाकर माफ जब आप किसी का कुछ करते हैं तो अपना ही करते हैं। और जिसका कुछ माफ होता है, पता नहीं उसको लेकर के ज्यादातर मामलों में एक इंफीरियर फीलिंग भी होती है, जैसे एक दया भाव है कि अरे इनका तो वो माफ हो गया था। मतलब किसानों की कर्ज माफी के संबंध में नहीं, वहां तो शायद ईर्ष्या भाव भी हो सकता है। लेकिन ये चुटकुला चलता है ना हमारे भाई साहब, हमारी इंग्लिश ठीक ना है, हमारी फीस माफ थी स्कूल में। जिसको माफी मिली है कि वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही बहुत गर्व का विषय। हाँ, हम तो नवोदय से पढ़े हैं जी। हम घूम फिर करके वहीं आते हैं कि अगर आपने माफी मांगी तो आपने अपने आप को माफ किया। अगर आपने थैंक यू बोला तो आपने अपने आप को थैंक यू बोला। आप इस मुगालते में ना रहें कि अपन ने किसी को माफ कर दिया या अपन ने किसी से माफी मांग ली। माफी मांग ली तो बड़े नहीं हो गए, माफ कर दिया तो भी बड़े ना हो गए। वो कबीर याद आ जाते हैं, मतलब सब जाके वहीं मिल जाता है, तू का तू, तू ही तू। हाँ, ब्रेक लेते हैं अब एक, और यही है, एक मूल बात यही है, एक लाइन की है भैया, कि हर व्यक्ति को, हालांकि हो किसी से नहीं पाता है क्योंकि हो पाना बहुत आइडियल स्टेट है, लेकिन हर व्यक्ति को सामान्य मानविकी हो चाहे विशेष हो, प्रयास यही होना चाहिए कि जीवन में माफी मांगने की नौबत ना आए। इतना अगर कर लें तो ठीक हो जाए। ठीक है। वो जॉन एलिया ने भी एक और माफी की बात कही है, वो शराब पीने के बाद जो लोग माफी मांगते हैं और अक्सर वो नौबत आती है। और मैं तो महान प्रस्तोता डॉक्टर अजीज मियां के शब्दों में कि तौबा तौबा शराब से तौबा, और तौबा तौबा शराब से तौबा। तौबा का है, तौबा का है भगवान से माफी। कुछ भी कर लो, मुसलमान ये समझते हैं कि कुछ भी कर लो, तौबा कर लो तो फिर रास्ता साफ। वो हिंदू भी समझते हैं
मैंने कई लोगों को देखा है, वो मंदिर में जाते हैं साईं बाबा के या कोई भी मंदिर में, तो कान भी पकड़ते हैं 2 बार। देखा है आपने? हाँ, अरे गालों पे थप्पड़ मारते हैं बालाजी के मंदिर में खड़े होकर के। हाँ, असल लोग में तो ये प्रणाम भी करते हैं, हाथ भी जोड़ लिया, फिर कान भी पकड़ लिया। माफी तो आदमी बस मांगे ही जा रहा है। तो माफी मांगने में तो हम बहुत अव्वल हैं। आप तो ताऊ ने साईं बाबा का जिक्र कर दिया है, तो मैं कैसे बॉलीवुड के इस गाने को बाईपास करके ये अध्याय आज का समाप्त करूं। राणा जी, सलमान खान और करिश्मा कपूर दोनों अपने बच्चों के स्कूल में ये गाना गा रहे हैं, मुझे माफ करना ओम साईं राम, तुमसे पहले लूंगी अपने बच्चों का नाम। क्या बात है भाई, वाह। तो माफियों की बहुत बहुत नवैयत है, और मुझको राणा जी माफ करना, गलती तुम्हारे से हो गई है ना। तो ये बड़ा संकट है। शब्द जो हमसे राणा जी की गलती के लिए राणा जी ने माफी कभी मांगी कि नहीं ये पता नहीं जो कि 12 करते रहते थे, लेकिन तुम्हारे से हो गई, मैंने मांग ली। ठीक है, शब्द जो हमसे हुआ माफ करो, नहीं पी थी बहक गए होंगे। और हमारी जो पसंदीदा गजल है वो यही है कि यारो मुझे मुआफ रखो, करो नहीं रखो। मैं नशे में हूँ। मेरा तो रोज का है। अब जाम दो तो खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं और उस पार है बाजार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। 3 ताल का 53वां एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं कूल ताऊ बाबा ब्रो और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। और वक्त है बिजारो तेजा खबर का, और ये खबर मध्य प्रदेश से आई है। किसी ने शिकायत की थी, शायद नितिन व्यास ने अपनी चिट्ठी में लिखा था हमारे जो लिसनर है कि आप मध्य प्रदेश की बहुत मौज लेते हो। अब भाई एमपी गजब भी है, वहां से देखिए मौज भरी खबरें आती हैं। एक सहायक इंजीनियर है वहां और उनके अधिकारी के बीच छुट्टी को लेकर के पत्रों का आदान प्रदान हुआ और वो चिट्ठियां वायरल हुई। जनपद पंचायत सुसनेर में है ये सहायक इंजीनियर राजकुमार यादव। वो चाहते थे कि उन्हें रविवार को छुट्टी मिल जाए ताकि वो आत्मा को जान सकें। तो उन्होंने अपनी छुट्टी की अर्जी में लिखा कि मेरी आत्मा अमर है, इसका मुझे आभास हो चुका है, मुझे पिछले जन्म का भी आभास हो चुका है। मैं अब गीता पाठ करना चाहता हूँ, अपने अंदर का मुझे अहंकार मिटाना है, इसलिए अब मैं घर घर जाकर के भीख मांगूंगा। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी जिले के जो सीईओ हैं पराग पंथी उनको, और उन्हें कहा कि पिछले जन्म का जो आभास उन्हें हुआ है उसमें हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पिछले जन्म के उनके सखा नकुल थे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शकुनी मामा थे, और ये तीनों लोग महाभारत के किरदार थे। लेकिन इस चिट्ठी का उनको कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जवाब आया सुसनेर के सीईओ पराग पंथी का उन्हीं की भाषा में, और उन्होंने जवाब में लिखा, प्रिय उपयंत्री, आप अपना अहंकार मिटाना चाहते हैं, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, इसमें हमारा अकिंचन सहयोग भी साधक हो सकता है। यह विचार ही मन में हर्ष उत्पन्न करता है। व्यक्ति प्रायः अहंकार से वशीभूत होकर यह सोचता है कि वह अपने रविवार को अपनी इच्छा से बिता सकता है। इस अहंकार को उसके बीज रूप में नष्ट करना आपकी उन्नति के लिए अपरिहार्य है। अतः आपकी आत्मिक उन्नति की अभिलाषा को दृष्टिगत रखते हुए आपको आदेशित किया जाता है कि आप प्रत्येक रविवार कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे, जिससे रविवार को अवकाश मनाने के आपके अहंकार का नाश हो सके। आपकी आत्मिक उन्नति में साधक बनने की प्रसन्नता के साथ आपका परागपंथी। वाह वाह वाह, ये नहले पे दहला हो गया था। हाँ, बहुत जबरदस्त, क्या बात। भाई साहब ये अहंकार ही बोलता है कि ये महाभारत के पात्र थे, मतलब पिछले जन्म में इधर उधर नहीं भटक रहे थे साहब। एक ही कमी रह गई कि इस पत्र में वरिष्ठ अभियंता महोदय ने ये नहीं लिखा कि उस महाभारत काल अभियंता है। अच्छा, जो बड़े वाले हैं, नहीं वो तो सीईओ हैं, वो सीईओ हैं। हाँ, तो सीईओ महोदय ने जो एक लाइन नहीं लिखी, उनको ये लिखना चाहिए था कि देखो महाभारत काल में मैं भी था, दुशासन मैं ही था।
तो ये है। लेकिन मेरा इनसे एक ही सवाल है, जो सहायक अभियंता महोदय हैं, कि जब इतने सारे बोध हुए हैं तो पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बोध की चर्चा उन्होंने नहीं की कि भिक्षाटन के लिए या गीता अध्ययन के लिए या आत्मावलोकन के लिए क्यों कर उनको ये लगा कि रविवार का दिन ही उपयुक्त है। क्या ये भी उन्हें अभी हाल फिलहाल में बोध हुआ है? क्योंकि दिन तो बहुत सारे अच्छे हैं जिस दिन ये सब काम किया सकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, उसके लिए संडे तक रुकने का क्या मतलब है? और इसी बहाने तो रविवार की छुट्टी पर जो लोग, मतलब एक बहुत सारे लोग हैं अधिकार समझते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलती है छुट्टी। रविवार की छुट्टी होनी चाहिए क्या सभी की? क्या संभव है मतलब पूरे देश के लिए कि रविवार की छुट्टी हो सके? उसकी प्रैक्टिकल रविवार की छुट्टी प्रैक्टिकल समस्या नहीं है, अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि एक दिन आप नहीं हैं, एक दिन हम नहीं हैं, तो जिस दिन मुझे आपसे काम है नहीं होगा, जिस दिन आपको मुझसे काम है वो नहीं होगा, अलग अलग दिन छुट्टी होने पे तो सामंजस्य का संकट आता है। इसलिए छुट्टी को नियत रखा गया कि भाई इस दिन सब लोग अपना अपना काम निपटाएं। बाकी का कंट्राडिक्शन उसमें वहां पे आता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप अपने छुट्टी के दिन अगर बैंक के काम निपटाना चाहें, सरकारी काम निपटाना चाहें, तो वो संभव नहीं, क्योंकि बैंक और सरकारी अमले के लोग भी उसी दिन छुट्टी पे हैं। नहीं, पर सरकारी में बहुत सारी जगह 24/7 काम की जरूरत पड़ती है, तो कोई तो होगा जो निजाम हस्ती चलाएगा वहां पे। चल रही है, 24/7 चल रही है। देखिए रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेता है मामलों की, है ना। शनिवार को हिरासत हो जाती है, इतवार को गाड़ी पलट जाती है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जिनके लिए दिवस बद्धता नहीं है उनकी। भैया कहा है कि अभी आज का तारीख का है, कौन सी ईस्वी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 2021। क्यों है? कहा है कि अंग्रेज लोग पूरा दुनिया पर राज करते थे, तो उनका कैलेंडर, उनका डे है ना, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिचर जितना है सब उन्हीं का है। वो लोग जाते थे चर्च संडे को, तो छुट्टी हो गई संडे को। बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, उन्होंने कहा यार अपना तो फ्राइडे होना चाहिए। उन्होंने फ्राइडे किया, चला नहीं, क्योंकि दुनिया अब आप नहीं बदल सकते ना कि इस दिन कर देंगे। अब तो विश्वग्राम है। हाँ, विश्वग्राम है। तो उस चक्कर में पूरी दुनिया संडे को ही छुट्टी मनाती है। अब चूंकि पूरी दुनिया संडे को मनाती है, तो यादव जी को लग रहा है कि यार अपन संडे को क्यों काम करते हैं, अपन भी संडे को ऑफ रहे तो पड़ोसी के यहाँ बैठ के चाय पियेंगे आराम से। यहाँ जो बैठना पड़ता है। कोई गीता है जिनसे मिलना चाहते हैं वो तो संडे का दिन मुफीद रहेगा। लेकिन उन्होंने जो चुना है बॉस, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सीधा चुना कि मैं महाभारत का पात्र था। नकुल, जो आजकल लोग ऐसी कहलाते हैं, वो हमारे क्या थे, मतलब सहचर थे। हाँ, मित्र थे। और शकुनी मामा, आप मतलब मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, वहां पे मोहन भागवत को शकुनी मामा कहकर छुट्टी लेना चाहते हो संडे को? संभव है? ये सार्काज्म नहीं हो गया भाई, ये तो डायरेक्ट अटैक है। ये तो डायरेक्ट अटैक है भाई। मतलब और ओवैसी को अच्छा बेहतर चरित्र गढ़ा है आपने अपने पत्र में। यानी कि ओवैसी आपके पत्रानुसार बहुत सोच विचार के लिखी है चिट्ठी उन्होंने, भागवत से श्रेष्ठ हैं। तो केवल यही नहीं है कि तुम गलत हो, जिसको तुम गलत मानते हो वो सही है, ये भी कहा जा रहा है। अभी आप देखिए कि एक तो करेला और ऊपर से नीम, दोनों एक है पाती में। लेकिन उन्होंने अहंकार नकुल को हैदराबाद में सेट करना है ना, और इनको कंधार में सेट करना 2021 में, मतलब क्या है ये? बहुत हिम्मत है इस आदमी में। वो काफी थॉट प्रोसेस है। ये इन्होंने अहंकार मिटाने के लिए भिक्षा मांगने की बात कही है। अहंकार मिटाने के क्या क्या तरीके हो, शॉर्टकट क्या हो सकते हैं बाबा? अहंकार मिटाने के शॉर्टकट, पहला तो यही है कि माफी मांगते रहो जिसपे इतनी चर्चा चल रही है। और दूसरा यह है कि अहंकार मिटाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आदर होना। आदर ही अहंकार को खत्म करता है। जहां आदर है वहां अहंकार नहीं रहता है। जहां आदर खत्म हो जाता है वहां पे अहंकार आ जाता है। आदर कैसे आए? तो आदर स्वयं के प्रति सबसे पहले आना चाहिए। इस लिहाज से अब मैं हो सकता है कि श्री राम शर्मा आचार्य जैसा साउंड कर रहा हूं या अरबिंदो के लेक्चर्स जैसा, लेकिन मामला भैया यूं भर है कि जब मैं कई बार ये सोचता हूं कि भैया फलाने तो घरों बनाए लिहिन, और फलाने यहो ले लिहिन, और फलाने इतना तरक्की कई गए, है ना, और तुम्हारी माई तुमको कोस रही, तुम का किए भैया करके 20 बरस से।
है ना, इतना तो माली होते तुम दिल्ली में तब भी घर बना लेते कम से कम। तो ये सारी बात सोचते सोचते फिर आखिर में जब पलट के देखते हैं दुनिया की तरफ, तो दिखता है कि कई लोगों के शरीर पूरे नहीं है, कई लोगों का आहार पूरा नहीं है, कई लोगों का जीवन यापन का साधन पूरा नहीं है। लोग कितनी तरह की जटिलताओं में जी रहे हैं। इन सब को देख करके आप अपने अस्तित्व के प्रति आदर से भर सकते हैं, और उस आदर से आप उस अहंकार को कम कर लेते हैं जो आपको अपने वजूद, अपने अस्तित्व पे हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कुंजी है। मतलब हो सकता है कि भी लग रहा हो कि घूम के फेंकी गई गुगली है, लेकिन आदर और अहंकार। दूसरा क्या है कि आदर से हमेशा लचीलापन आता है, और अहंकार बॉस वाले बांस जैसा नहीं होता है। वो भी आदर से ही बनता है। तो इसलिए बचना चाहिए कि जो नहीं मिला है और जो मिल गया है उस पे इतराने के बजाय जो मिला है उसको आदर भाव से देखें, और जिनको नहीं मिला है उनसे तुलना करें तो आपको लगेगा कि नहीं, आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो शोभ, अहंकार, इन सब से आप मुक्त रहेंगे। एक ताऊ, एक ये आजकल एक शब्द है, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चलता है, संडे वेल स्पेंट। संडे की बात हो रही रविवार को, संडे को वेल स्पेंट कैसे बनाए? मतलब जैसे आप लोग क्या करते हैं, या और कोई क्या कर सकता है, कि क्या वाकई कोई ऐसा तरीका हो सकता है रविवार को आपके दिन को बिताने का कि सोमवार थोड़ा कम मनहूस लगे? ऐसा है, वेल स्पेंट संडे बनाने के लिए क्या करें, इसमें जो करने का भाव है ना, यही कंट्राडिक्शन है। यही कंट्राडिक्शन है। संडे वेल स्पेंट वही होता है जब आप कुछ करते नहीं है। होता बहुत कुछ है संडे को भी, अगर होने दें आप। हो सकता है कि आपने खाना बहुत अच्छा पका लिया, हो सकता है आप सिनेमा देखने चले गए हो सकता है आप मैदान में जाके दौड़ लगाए हो सकता है आप दिन भर सोए रहे हो। संडे एक ही दिन होता है जिस दिन होने की कोशिश होनी चाहिए, करने की नहीं। करने से संडे कभी वेल स्पेंड नहीं हो सकता, करने से नहीं होगा। सिर्फ एक दिन जो है रामदेव गलत है। हाँ, संडे को कृपया ना करें। मगरमच्छ की तरह बिस्तर पर पड़े रहें और होती हुई घटनाओं को संजय की तरह देखते रहें। 3 काम करें, और एक सूत्र में सुना देता हूं। चतुष्पादस्य आहारम, गृह विहारम, नेटफ्लिक्स दर्शनम। चिकन खाना है, घर पे रहना है। नहीं, चतुष्पादस्य, चतुष्पादस्य खस्सी। हाँ, 4 पैर का जी। चतुष्पादस्य आहारम, बकरा खाओ। गृह विहारम, कहीं जाए ना, हाँ, घर पे ही रहो। गृह विहारम, नेटफ्लिक्स दर्शनम। देखिए, चूंकि बात सूत्रों पर आ गई है, बात दर्शन पे आ गई है, मैं ये कहना चाहूंगा, अपना जो दर्शन है ना भारत का, वो जो भागवत गीता है, जो हमारे भगवान वाच करके गए हैं, उसका मूल यही है, ऑब्जर्व, डू नॉट पार्टिसिपेट। इफ यू पार्टिसिपेट, ऑब्जर्व योरसेल्फ पार्टिसिपेट। अगर आप कर रहे हो तो भी आप उसका अनुभव कर रहे हो, आप उसको भी, उसके भी साक्षी हो, साक्षी भाव रखें। यही जीवन है। बाकी दिन जब आप कर रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो आपका गधा होना है, जो आपको होना पड़ता है जीवन में कुछ भी करने के लिए। आप देखें, टेलीविजन देखें तो आप साक्षी हैं, आप अपने आप को लेटे हुए देखें, अपनी छत को निहारें, कुछ किताबों को निहारें, अगर मर्जी हो तो। अरे खुद को निहारें, सुगंध, हाँ, खुद को निहारें। खाना पकाएं तो उसका सुगंध, उसका टच, उसकी टेक्सचर, टेक्सचर सब देखें और उसका आनंद लें, साक्षी बने। यह मत सोचें कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी जीवन में तो आप कर ही रहे हो ना। ये संभव नहीं है किसी के लिए, वो साधुओं के लिए संभव होता है, या जो बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए संभव होता है। अपने लिए वो संभव नहीं है, जिनको कि घर भी चलाना है, कुछ काम भी करना है, कुछ नाम भी करना है, उनके लिए संभव नहीं है। संडे साधु की तो डेफिनेशन तो यही है कि सब दिन संडे जब है तभी साधु हैं, तभी साधु हैं। तो कम से कम एक दिन तो साधु बनो। संडे शुड नॉट बी वेल स्पेंट, संडे शुड बी स्पेंट। और संडे देखिए सूर्य का दिन है, संडे है ना। जब सूर्य साक्षी है तो आप भी साक्षी रहें, साक्षी महाराज ना बने, संडे को साक्षी रहें केवल। सही। चलिए अब अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि 16 अक्टूबर जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्ल्ड बॉस डे होता है, तो हमने सोचा कि आज इस पे अपन तीनों बैठ के बात करें। ताऊ और बाबा का अपना लंबा तजुर्बा है टीम्स को लीड करने का,
और कुछ टिप्स वगैरह लिए जाएं वर्ल्ड बॉस डे पर कि कैसे बेहतर एम्प्लॉय बना जाए। यही गड़बड़ गड्ढमड तुमने कर दिया शुरुआत में ही। टीम को लीड करना और बॉस होना दो परस्पर विरोधाभासी स्थितियां हैं। टीम लीड्स को लगता है कि वो बॉस हैं, लेकिन बॉस दरअसल केवल एक होता है और वो बांस होता है। बाकी सब चौवा। तो ये वो वासेपुर वाला मीम है, हम अलग हैं, हमें अपने में मत मिलाइए, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो आप बॉस ही हैं, मतलब आपकी टीम के लिए। तो इसलिए मैं बॉस सबसे पहले शुरुआत शब्द से ही करना चाहता हूँ कि इस शब्द का जो टोन है, टोनालिटी है, वो मतलब क्या है। जैसे कि लोग, एक आप सुनते होंगे अक्सर कि लोग कहते हैं यार, नॉर्मली भी अपनी पर्सनल लाइफ में कि यार वो ना थोड़े बॉसी नेचर का है। ये बॉसी नेचर भी नकारात्मक अर्थों में ले आता है कि हुक्म चलाता है, कि वो घर में बैठ के ही चाहे हो कि यार मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ और ये ले आओ। बॉस और बॉसी नेचर, ये नकारात्मक सा क्यों शब्द साउंड करने लगा है, या ये इसके उपयोग ने बना दिया है? आपके भी कभी जो बॉस रहे होंगे, क्या उनको कभी बॉस कहा है आपने संबोधन में? हाँ, अभी जो हम लोग कुछ देर पहले जिस लाइन की बात कर रहे थे ना, वो बॉस के लिए कही गई है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो। ना। और मेरे लिए बॉस जो है ना, वो बहुत प्रिय शब्द है। मैं बॉसी नेचर वाले को तो कभी बॉस मानता ही नहीं। मेरे लिए बॉस इट्स लाइक शिवाजी द बॉस, है ना, कि वो आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, बुरे से निपटता है और गुड ओवर इविल की विक्ट्री का संदेशवाहक है हमेशा। वो बॉस है। जैसे मैं जब सबको देखता हूं तो मुझे भोले बाबा बॉस लगते हैं। जब देवताओं को देखता हूं बॉस लगते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में देखता हूं, मुझे अली बहुत पसंद है, वो बॉस लगते हैं। उनका जीवन जो है कष्ट से भरा हुआ, मतलब बार बार कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ा उनको लाइफ में, जो हक था नहीं मिला, पर उनका बॉस वाला नेचर नहीं गया। उनका था कि क्या है, ये लेना है ले लो। उनको ये था मैं दे रहा हूं, मैं दे सकता हूँ। वो एक बॉस, वो बहुत त्यागी आदमी। इनफैक्ट अगर वेस्टर्न यूपी में होता तो उनका नाम भी जो है वो सरनेम भी होता, कैसी त्यागी। हाँ। अरे तो ऐसी कैसी त्यागी। बॉस उतना बुरा नहीं है, बॉसी नेचर बुरा है, जिसको तथाकथित जो मतलब स्पष्ट है कि उनका नेचर में थोड़ा कहीं इशू है। बाकी बॉस में मैंने अपने जीवन में, मैं बहुत अर्ली एक टीम का लीडर हो गया था। मैंने ये देखा है कि मैं अभी भी चकित रहता हूँ। मैं हमेशा यह मानता हूँ कि मैं उनकी बदौलत हूँ, वो मेरी बदौलत नहीं है। जो मेरे साथ काम करते हैं पर ओहदे में मुझसे नीचे हूँ, कोई सब एडिटर है, बिल्कुल एंट्री वाला इंटर्न है, पर मैं जेन्युइनली आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं अभी भी चकित रहता हूँ कि उनको बहुत सारी चीजें आती हैं जो मुझे नहीं आती। और शायद इसी से मेरी जो भी सफलता है उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि जो मुझे आती हैं वो पर्याप्त नहीं है। बाकी लोगों को बहुत सारी चीजें आती है। मैं अभी एक इंटर्न के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत इरिटेटिंग है, ठीक है। उसकी जो बॉस है वो छुट्टी पर है, तो वो अकेली है उस टीम में। तो वो मेरे पास एक बार आती है दिन में, आके मेरे सामने ऐसे सवाल कर देती है जो कि मैं फिर सोचता हूँ मैं क्या करूं इसका, मैं ये जिम्मेदारी लूं या नहीं लूं, या इसको बोलूं तू घर चली जा। लेकिन वो एक सवाल मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है, जो आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूँ लाइफ में, सोचना। मैं सोचना नहीं चाहता, मैं तुरंत करके निपट जाना चाहता हूँ। आगे बढ़ने की मेरी इच्छा रहती है, आगे बढ़ने मतलब जीवन में आगे बढ़ने की नहीं, उस वक्त में आगे बढ़ जाने की तमन्ना रहती है मेरी कमजोरी भी है वो। तो मुझे लगता है कि यार ऐसे लोग बहुत आवश्यक हैं। बाबा है मेरे साथ, मतलब मैं इनके साथ सबसे ज्यादा वक्त व्यतीत करता हूँ इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग। हम दोनों बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो एक्सचेंज करते रहते हैं, आइडियाज हो, कहानियां हो, चुटकुले हो, कुछ एकदम बिल्कुल निचले स्तर की भी बात हो। हम लोग गाली गलौज वाली बात नहीं करते, कुछ किसी की निंदा नहीं करते, पर ऐसे ही जनरली कुछ छोटी से छोटी बात। हाँ, मैं शिकायत कर रहा होता हूँ कि आपके पास तो टाइम ही नहीं मेरे लिए, शेयर करता हूँ, ठीक है। लेकिन बाबा क्या होते हैं, ये गाहे बगाहे कुछ ना कुछ सवाल खड़ा करके चले जाते हैं, उससे मैं जिंदा रहता हूँ। वही मेरी उस दिन के खुशी का, संतुष्टि का राज होता है कि मुझे किसी ने काम दे दिया। मेरे बॉस तो मुझे बहुत काम देते हैं, मेरे जो बॉस हैं वो मुझे बहुत काम देते हैं और वो काम पर्याप्त होता है मेरे लिए। पर जब काम एकदम दोनों तरफ से आए ना, तो एक काम करके आपको खुशी होती है, एक काम करना आपका कर्तव्य होता है। तो जो कर्तव्य होता है वो तो आपको निभाना ही पड़ता है जीवन में।
लेकिन एक काम करके आपको खुशी होती है। वो काम होता है जो आपके सहयोगी आपको देते हैं या आपसे पूछते हैं या आपकी सलाह चाहते हो। कभी कभी कोई आ जाता है, वो अंग्रेजी की कोई बेसिक ग्रामर की चीजें पूछ लेता है। ऐसी बात नहीं है, पर उस समय शुरू में ये होता था मुझे, और मैं अब सबको बोलता हूँ, ये मैंने एक कल्चर बना दिया है। पहले क्या होता था, मैं कहता था तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम यहाँ आ कैसे गए, है ना। ये एक होता है मन में कि तुमने मतलब इतनी बड़ी नौकरी में तुम घुस गए, वो काम कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं आता। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। वो काटने में मुझे ना 10 साल का अथक परिश्रम लगा। अब अगर कोई मुझसे बिल्कुल बेहुदा सा सवाल करता है ना, जिसको मैं पहले बेहुदा समझता था, अब मैं उसको बिल्कुल सीरियसली लेता हूँ कि हो सकता है नहीं आता हो, है ना, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहले मुझे लगता था ये बुरी बात है। क्यों? क्योंकि मैं जब नया नया था तो मेरे बॉस ऐसे थे जो कि कागज ना मोड़ के अगर मैं कुछ के ले जाता था, उसमें कोई गलती होती थी तो उसका मोड़ के गोला बनाते थे, उसे डस्टबिन में फेंक देते थे हाँ। और कहते थे फिर से करके आओ। अब मैं उस स्थिति से चूंकि गुजर चुका हूँ, वो ह्यूमिलिएशन झेल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता वो परंपरा आगे बढ़े। तो मैंने सबको अपनी टीम में बोल रखा है कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो आपका काम है एक्सप्लेन करना और ये इंश्योर करना कि वो गलती फिर से ना हो। समझा दोगे एक बार तो फिर से नहीं होगी, खाली बोल दोगे गलत है तो वो सही करके ले आएगा, फिर आगे फिर गलतियां करेगा दूसरी। द प्रोसेस अबाउट थिंकिंग, हाउ टू थिंक। एक तो हमारे यहाँ पे वो भी है ना, हम सोचें कैसे, कैसे अपने आप को बायसेस से अलग रखें, कैसे राइट लेफ्ट हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े। एक वो, दूसरा कि गलतियां और नहीं जानना, गलतियां सबसे होती है और नहीं जानना हर आदमी का अधिकार है। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, रोज अभी भी रोज कुछ कहीं पढ़ लिया, कहीं कोई ट्वीट देख लिया, कहीं पे कुछ, तो मैं इतना अंदर से खुश होता हूँ कि यार मेरे जीवन में कुछ जुड़ा आज नया। मैंने एक नया शब्द सीख लिया, मैंने एक नया एक्सप्रेशन सीख लिया, मैंने एक नया गाना सुन लिया, मैंने एक और किताब पढ़ डाली। ये सब चीजें, ये अगर बॉस लोग थोड़ा सा, मुझे शिकायत है बहुत सारे बॉसेस से, वो थोड़ा सा अगर अपने आप पे नियंत्रण रखें तो हर कार्यालय में, चूंकि काम देश का वही हो रहा होता है, देश तो बन रहा है कार्यालयों में ही और फैक्ट्रियों में ही, वहां का माहौल बदल जाएगा, वहां पे एक नई ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, सिर्फ इसलिए कि मेरा अनुभव ये बता रहा है कि हर व्यक्ति को न जानने का अधिकार है, कुछ नहीं कर पाने का अधिकार है, कुछ अच्छे से नहीं कर पाने का भी अधिकार है। यही मेरा संदेश बॉस डे पर सभी बॉसेस को यही है। एक बड़ा बहुत बेसिक सा सवाल है, पर जो शुभम तिवारी हैं, तीन ताल के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि इसको एक बार पूछिएगा, वो इसमें बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। वो चुटकुला भी उन्होंने कहा कि इसके बहाने कि एम्प्लॉय ने बॉस को मैसेज किया, हेलो बॉस, मुझे टेररिस्ट ने पकड़ लिया है, दोनों हाथ काट दिए हैं, आंख फोड़ दी है, किडनी निकाल ली है। बॉस का जवाब है, तो देख ले, हो सके तो आजा, आज ऑडिट है। तो बॉस से छुट्टी कैसे मांगे और उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रखें, और वो मतलब क्या सही तरीका है, और कितनी छुट्टियां मांगे। कई बार खुद में गिल्ट होता है, यार ये तो इस बार अंतराल ज्यादा हो गया। तो उसके लिए बीइंग अ बॉस क्या एक्सेप्टेंस, क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी भाषा एक्सपेक्टेड है, और क्या कोई तय फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि यार महीने में इतनी ले लो, इससे ज्यादा ना लो। बाबा ताऊ, आप दोनों में से जो भी शुरू करना चाहें। बाबा बताए। नहीं, मुझे सवाल समझ नहीं आया कि कैसे वो बॉस से छुट्टी कैसे मांगे, मतलब उसका क्या सही तरीका हो। बॉस से छुट्टी मांगने का एक ही तरीका है कि बॉस और आपका काम, इन दोनों के तालमेल में एक अलग बात बता रहा हूँ कि जो लोग काम से छुट्टी चाहते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे टीम में एक दो सदस्य ऐसे हैं जो, और मैं उन्हीं का उदाहरण लेके बता रहा हूँ, कि वो बताते हैं कि काम कितना महत्वपूर्ण है और कितना अधिक समय उसमें लगना है, लेकिन उन्होंने उसका एक हैक निकाल लिया है और कैसे इस एक हफ्ते के काम को वो 3 दिन में निपटा करके आ सकते हैं। इस तरह की प्रस्तुति से बॉस को लगता है कि ये कार्य के प्रति और वापस आने के प्रति कितने गंभीर है। सबसे बड़ा ऐसी इससे छुट्टी की अनुमति की गुंजाइश होती है। दूसरा छुट्टी मांगने का तरीका हमेशा ये है कि छुट्टी कभी भी मध्य सप्ताह की ना मांगे, हमेशा जो वीकली ऑफ आपका है उसके एक दिन आगे या एक दिन पहले की छुट्टी मांगे, तो आपके पास 3 दिन हो जाते हैं। और तीसरा यह है कि बॉस से छुट्टी ना मांगे, क्योंकि बॉस छुट्टी देना चाहता नहीं है। हमको ताऊ नहीं दे रहे हैं, ताऊ को उनके ऊपर के लोग नहीं दे रहे हैं,
मैं अपने से नीचे वालों को नहीं दे रहा हूं। अभी भी ये 3 ताव रिकॉर्ड करते करते 3 मैसेज आ चुके हैं कि सर 4 से 13 नवंबर दिवाली एवं छठ के लिए, और निबंधात्मक पत्र है चिट्ठी का कि जैसा कि आप जानते हैं कि छठ जो बिहार का महापर्व है और ये दोनों पर्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे अपने परिवार के साथ इनको परागपंथी की भाषा में जवाब दे दीजिए। मैंने वही सोचा है कि ये निपटा ले, फिर इनका कठोपनिषद करता हूं मैं इनका अभी। आओ आप भी कठोपनिषद करते हैं। नहीं, मैं इस बात में अब चूंकि मेरी समझ हो गई है, मैंने भी ऐसा किया है इनफैक्ट शुरू में, और उसके बाद ऐसे चीजों से निपटा हूं। अब मेरा सीधा से सिद्धांत होता है, मुझे छुट्टी चाहिए इस तारीख से इस तारीख तक। मैं अब ऐसे निपटता हूं अपने बॉस से, ये इस तारीख से इस तारीख तक सिद्धांत छुट्टी गलत चाहिए। है। मैं इसकी सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करता हूं, क्योंकि ताऊ ये जो सिद्धांत बता रहे हैं इसको अपनाया इन्होंने पिछले 6-7 साल से नहीं है। आप आखिरी बार कब छुट्टी लिए थे बताइए, सही सही ईमानदारी से। मैं अभी घर गया था 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने बोल दिया था कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ और उसके बाद 2 दिन वीकेंड है, उसके बाद मैं मंडे से आ जाऊंगा। और कई बार हुआ है कि मैं मंडे को नहीं आ पाया हूँ, तो मेरी बॉस मुझसे गुस्सा भी हो गई थी कि भाई तुम मंडे बोलते हो तो मंडे आया करो। तो अब मैं ये भी नहीं बोलता मैं कब आऊंगा, मैं बोल देता हूँ कि कोशिश करूंगा मंडे को आ जाऊं, नहीं ट्यूसडे तो श्योर आ जाऊंगा। उससे क्या होता है, सबको क्लैरिटी होती है कि बंदा नहीं है ना। मैं ये अवश्य बोल देता हूँ कि फोन ऑन रहेगा पर उस पर विश्वास ना करें। हो सकता है मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ फोन का सिग्नल नहीं पहुंचता हो। गाँव जाते हैं ना, आपको तो वोडाफोन नहीं मिलेगा, कभी एयरटेल नहीं मिलेगा। मुझे जब लोग आकर बोलते हैं कि मैं अब मेरे साथ कोई नहीं करता वो कि मुझे फला चीज करनी है, मैं सबको प्रेरित करता हूं कि वीकेंड के आसपास ले लो या अपने ऑफ डे के आसपास ले लो, तुम्हारा लंबा हो जाएगा। चीटिंग मत करो। इससे क्या हो रहा है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ये बिजनेस अजीब है ना, हम सब लिंक्ड है एकदम। सब लिंक्ड है। आपके चलते लोगों को परेशानी हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? आपके सहयोगी को डबल काम करना पड़ सकता है क्योंकि आपने 1 दिन का गच्चा मारा और वो उसके लिए तैयार नहीं था। जब हम तैयार होते हैं कि नहीं वो नहीं है, तो फिर हमको पता होता है क्या करना है। उस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है। बाबा तो छुट्टी नहीं लेते, उसका एक कारण ये भी है कि छुट्टी लेके भी क्या करेंगे। हकीकत यही है, पिछले 2 साल से तो छुट्टी लेके ही क्या करेंगे। हम तो सैटरडे संडे भी काम करते हैं, सैटरडे को रिकॉर्डिंग करते हैं, ये मतलब अपना ये तो काम ही है ना। लेकिन क्या करें, वो एहसास खत्म हो गया है। दूसरी बात, अभी तो ऐसे ऐसे आलसी लोग हैं, बाबा जैसे आलसी। बाबा ने प्लान बनाया है बहुत अच्छा कि अभी दशहरा का लॉन्ग वीकेंड है, तो मैं सोचता हूँ कि नैनीताल चला जाऊं, ड्राइव करते हुए जाऊंगा और आऊंगा। फिर अगले दिन सोचता हूँ नहीं जाऊं, कौन जाता है। ऐसे तो हालात है, सोचता हूँ नहीं जाऊं, कौन जाता है। बहुत लफड़ा है। कई यात्राओं के साथ ऐसा हो चुका है कि लगता है कि 2 दिन की छुट्टी में अगर भागते ही रहना है तो इसी छुट्टी का क्या मतलब। हाँ, तो एक स्टेज ऐसा भी आता है जिसमें कि संडे वेल स्पेंट, क्यों जाऊं कहीं, मैं क्यों चलाऊं। हाँ। संडे लेट संडे ड्राइव। हाँ, तो जब लेट संडे ड्राइव मी। हाँ, सो गृह विहारम हो रहा है अभी। तो अपने सूत्र पे चलने वाले लोग भी जो है, ये इनका दिया हुआ सूत्र नहीं है, उस पर खुद अमल करते हैं। गृह विहारम कर रहे हैं हम लोग। एक दिन मैं काम से छुट्टी के दिन गया, इन्होंने कहा था कि उस काम में मैं आपकी सहायता करूंगा, तो हम लोग गए। थोड़ा देर वो काम किया जिसमें इन्होंने मेरी सहायता भी की, इन्होंने ही लीड किया। उसके बाद आके क्या हुआ, गृह विहारम। उसके बाद 5 घंटे घर में बिताए। ठीक है, ये इन्होंने चुपके चुपके जो है वो कुछ भोजन चढ़ा दिया अपने रेसिपी का, और फिर बैठे रहे। फिर हमने कोई रसरंजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं एक किताब के पर, जब ये चाहते थे वो उधर चलाने के लिए प्रेशर कुकर में कुछ, तो मैं इधर उस किताब के एक पन्ने को पढ़ लेता था। फिर ये आते थे, फिर गप्पे करते थे, फिर ये जाते थे, फिर मैं अगला पन्ना पढ़ लेता था। दैट इज कॉल्ड संडे वेल स्पेंट। ना मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ना मैं खाना खा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। जो हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको उस समय ना, वो भी कभी कभी मिलते हैं दोस्त, तो कहते हैं कि चलो यार बैठते हैं, पीते हैं, चलो ये लाओ वो लाओ, फलाना चीज काटो। उसमें भी करना बहुत हो जाता है, करना प्रधान हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि हम, हाँ सब आदमी लगे हुए हैं, अरे ये करो वो करो, वो भी नहीं। तो आप अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तथाकथित जो नशा होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई शाते होते हैं, उस दिन संगीत भी नहीं बजाया। ऐसा नहीं था कि कोई यूट्यूब में कोई फेवरेट चीज जो दोनों शेयर करते हैं वो देख, वो भी नहीं किया।
कुछ भी नहीं किया, तो उसको कहते हैं संडे वेल स्पेंट। उस हिसाब से छुट्टी कौन लेगा? अगर इतना आनंददायक आपका संडे हो जाए, आप क्यों लोगे छुट्टी? आपने कुछ भी नहीं कर रहे कहीं जाने पे। अभी आप नैनीताल बोल रहे हो ना, आप देश के किसी हिस्से में चले जाओ, लोग भरे हुए हैं और तरह तरह की क्रियाकलाप में पड़े हुए हैं, प्रमुख उसमें सेल्फी है, हर आदमी चित्र ले रहा होता है और ये फिक्र नहीं करता कि आप आ रहे हैं उस प्रेम में और आप नहीं चाहते हो आना। आप ये बताओ, मैं और बाबा चले गए नैनीताल, वो तस्वीर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे चली जाए, कोई दूसरा आदमी सेल्फी खींच रहा है और हमने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि ये किसी को संज्ञान में मैं चाहता हूँ कि क्यों दूं कि मैं घूमने गया हूँ। मैं अपना फोटो नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल रहे हो। किसी ने डाल दिया है और इंस्टा खोज के बता देता है टैग योरसेल्फ। हाँ, फेसबुक जो है। और हम जैसे लखनऊ गए, फोटो डाली मैंने एक, वो कमल के, एक तालाब के में कमल के खिलते हुए की फोटो, अपनी फोटो नहीं डाली कि मैं लखनऊ, आई एम इन लखनऊ, आई एम एट द ताज। क्यों? क्योंकि अब इच्छा नहीं होती, अब आप उससे आगे बढ़ चुके, पर दूसरे पर आपका नियंत्रण नहीं है और लोग भीड़ लगाए हुए हैं जगह जगह। आप ढाबे पे बैठ नहीं सकते, आप होटल में बैठ नहीं सकते, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, इतनी भीड़ है इस देश में। रिवेंज टूरिज्म का जमाना चल रहा है, उसमें छुट्टी कौन ले रहा है? यही छठ, सबके जो है ना छठ है। और ये छठ आने वाला है, अभी बिहार के जितने सदस्य हमारे साथी हैं वो कहेंगे देखिए वो वहां का महापर्व है और उसमें नहीं जाना मतलब बहुत बड़ा पाप टाइप का होगा। परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। परिवार का मामला आते ही आदमी का दिल द्रवित हो जाता है, क्योंकि आखिर आप करते काम क्यों हो? परिवार के लिए करते हो, तो आपको लगता नहीं इसमें जाना चाहिए। छुट्टी का एक ही तरीका है, स्पष्ट बोले मुझे इस दिन से इस दिन तक छुट्टी चाहिए। छुट्टी आपका हक है, लो और जाओ। आप परिवार के साथ बिताओ, आप छठ में बिताओ, आप दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली में बिताओ। पर बाबा के साथ अभी समस्या होगी, बहुत सारे साथी बिहार के हैं, सबका बराबर हक है। दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, काम कौन करेगा? किसी न किसी को तो बलि देनी पड़ेगी माता के सामने। इसीलिए मैंने अपने यहाँ लैंगिक, जातिगत और धार्मिक प्रतिनिधित्व का सूत्र जो है वो लगाया है। तो जिस ईमानदारी से हम ईद संभाल लेते हैं, उसी ईमानदारी से दिवाली संभालने वाले लोग भी हैं। एक ये भी है, लेकिन ये संकट बहुत कर रहा है। और छठ पे छुट्टी, और क्योंकि छठ कोई एक दिन का पर्व नहीं है, जैसे मैं विजयदशमी को तो पर्व ही नहीं मानता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि विजयदशमी मनाया क्यों जाता है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान उस दिन करना है। लेकिन अब लोग मनाते हैं, अपना हैप्पी दशहरा विश कर रहे होते हैं। अभी छुट्टी कैसे दी जाएंगी, ये बहुत जन्मेजी सवाल है। हाँ, एक ये भी है, पता नहीं आप लोग और बेहतर इस पे बता सकते हैं कि बॉस को कितना बताएं और कितना नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉस को ना सब कुछ नहीं बताना चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, पर सब कुछ शायद उनके काम का ना हो। जैसे मैं भी बहुत, मतलब ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेरे काम आई है, लेकिन एक अप्रोच ये रहा है कि ना बॉस के पास अनलिमिटेड चीजें हैं और उनकी जो पलस्तर काटने वाली कैंची है वो हमेशा व्यस्त रहती है। वो वैसेपुर में है ना, ये क्या है, पलस्तर काटने वाली कैंची है। तो डीक्लटर करने में, हाँ, मतलब पढ़ना नहीं चाहिए हालांकि, क्योंकि इसको हम लोग तय करके भी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। लोगों की अपनी अपनी नवैयत होती है। जैसे हमारा तो मामला क्या है कि बॉस क्या, हमसे हमारे दफ्तर का चपरासी कर्मचारी जो होगा वो भी अगर पूछ लेगा तो हम सब बता देते हैं। अपने पास कुछ रुकते नहीं है। क्षोभ, विक्षोभ, आनंद, उल्लास, वेदना, विरह, है ना, सब मैं व्यक्त कर देता हूँ। तो नहीं, हाँ, इसीलिए मैं आप दोनों की इस पे राय जानना चाहता था। दूसरा क्या है, हाँ, दूसरा क्या है कि इसमें बॉस कैसा है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। अब ताऊ हमारे लाइन मैनेजर और बॉस हैं, तो हम इनसे सब कुछ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मित्र भी हैं, बंधु भी हैं और एक जगह पे एक साथ काम भी करते हैं, तो उसका लाभ मैं उठाता हूं। तो मैं अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी तरह के अच्छे बुरे इनसे रोगा लेता हूं, लौ लेता हूं, कह लेता हूं। लेकिन कई बॉस ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको एक गांधी आश्रम जैसा व्यवहार रखना पड़ता है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो उस मोड में रहना पड़ता है वहां पे, क्योंकि वो बहुत क्लियर हैं कि उनका ताल्लुकात आपसे बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए वो प्रोफेशनल स्पेस में अननेसेसरी इंक्रोचमेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कतई पसंद नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है कि दुनिया भर में प्रबंधन जिस तरह से विकसित हुआ है, उसने पर्सनल बॉन्डिंग के स्पेस को हमेशा खत्म किया है और एक बहुत ही औपचारिक, प्रोफेशनल
एनवायरनमेंट की तरफ उसने इनकरेज किया है आपको जाने के लिए, तो जिसमें आपको फैक्ट्री वाली मानसिकता। तो पर्सनल बॉन्ड लोग बना लेते हैं, वो भारतीय बीमारी है, लेकिन कानून है ना, जैसे अब आप अपने बॉस से कि अरे आज क्या पहन के आ गए सर आप, है ना, ये कहते हैं, तो ये बहुत बुरा भी हो सकता है और ये बहुत मित्रवत भी हो सकता है। ये व्यक्ति पे निर्भर करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बॉस से कितना कहें कितना ना कहें, इसके लिए रिटर्न रूल ये है कि काम से काम रखो और बाकी आपकी अपनी उनकी नवयत अपनी रेपो है। मैं इसको बिल्कुल छोटे में कह देना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन इज पावर। जब आप किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे शक्तिशाली बनाते हैं। अगर वह व्यक्ति इंफॉर्मेशन या पावर, अगर वह व्यक्ति शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करने वाला है तो उसकी शक्ति ना बढ़ाएं। अगर वह व्यक्ति शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता है तो उसे सशक्त करें, क्योंकि फिर अच्छा ही करेगा ना। इंफॉर्मेशन इज पावर। पावर शुड बी गिवन टू पीपल हु डू नॉट मिसयूज इट। आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कहीं पर भी कि कौन व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, जो उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, क्योंकि वह आपके उस इंफॉर्मेशन का भी दुरुपयोग करेगा। जो आदमी सदुपयोग करता है उसको सारा इंफॉर्मेशन दे जिस मात्रा में करता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसके बारे में आप निश्चिंत हो कि यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, उसे आप अपने अंतः से अंतः की बातें कह दें, वह उसका उपयोग अच्छाई के लिए करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका बॉस ऐसा है जो बॉसी नेचर का है, उसके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, पर्सनल, उसको बातें ना बताएं जी। आज के जमाने में आप जानते हैं मार्क जकरबर्ग अभी दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। वह सिर्फ इसलिए है कि आपने उसको सब कुछ बता रखा है कि क्या खाते हो, कहाँ घूमने गए थे, कब शादी हुई, किस दिन जन्म हुआ, बिटिया कितनी बड़ी है, इसलिए वो शक्तिशाली है। कैसे कैसे बतियात हो तो आप ये ध्यान रखें, ये सिर्फ बॉस पे निर्भर नहीं करता, ये आपके पड़ोसी से लेकर जकरबर्ग तक अप्लाई होता है। ये ध्यान रखें कि आप इसको क्या बताते हैं। हमारे दफ्तर में एक सज्जन हैं जो पहले इंडिया टुडे ग्रुप में ही एक वेबसाइट है, डेलियो विचार वेबसाइट है, उसमें काम करते थे। आजकल टीवी असाइनमेंट के साथ हैं। सैफुल्लाह उनका नाम है, सैफ भाई हम लोग उन्हें बुलाते हैं। मेरे ख्याल से वो अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ 20-30 साल की चेतना में, सबसे मधुर बॉस शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति हैं, और वो ताऊ को बॉस कह के बुलाते हैं। इसमें एक तो थोड़ी आंचलिकता आ रही है, नहीं बॉस, लहर है उसमें जो ना भाई साहब। अरे गुलाम अली अगर सुन लेते तो हारमोनियम फोड़ के अपना चले आते कि हम क्या किए अब तक। जो लहर वो लेते हैं। बहुत खूबसूरती से बॉस बोलते हैं वो। हाँ, बाय द वे, हमारे यहाँ बिहार में जो रंगदार होते थे ना, उनको बॉस बोलते थे कि यहाँ के बॉस हैं, मतलब रंगबाज हैं, बुलेट पे चलते हैं और 2-4 लाफड़ इधर उधर लगाते हैं, उनके पास एक अनलाइसेंस्ड गन भी रहता है। उस टाइप के आदमी को बॉस बोलते थे। और घर में जब हम लोग छोटे थे और तो ऐसे लिप्त कार्यों में संलिप्त पाए जाते थे तो घर में बोला जाता था कि अब आगे चल के बॉस बनोगे, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। लेकिन ताऊ ये बताइए कि ये कैसे ब्रांड बनाने में ये सूझ कहाँ से आई कि अधो वस्त्रों को इस तरह के नामों से सुशोभित किया जाए? डॉलर, बॉस, रूपा, है ना, वो यंग इंडिया, मतलब ये क्या मामला है? ये जो फिट है बॉस वाला चलता है ना खूब, कौन है उसमें? अक्षय कुमार है, क्या है? मतलब कैनेडियन भारतीय विज्ञापन करते हैं उसका। ये ना अंडरवियर शर्म की चीज थी, इसको इन्होंने उल्टा एकदम गर्व से जोड़ दिया। हाँ, मेरे पास डॉलर है। तो ये वो है जो रोड पे लड़ाई होने से पहले ही चढ़ जाते हैं ना दूसरे वाले पे। देखत नहीं हम थूकत है। पर्दे की चीज को पर्दे पे ला दिया। पर्दे की चीज, हाँ वही है, शर्मगाह ढकने की चीज। उसको लोग, अब जीन्स भी लो वाली आ गई है तो उसमें ब्रांड भी दिखता है कि डोरा पहना है कि रूपा। और आजकल चूंकि वो दिखने लगा है तो लोग क्या करते हैं, काल्विन क्लेन वाले नकली वाले लगा के भी चल रहे होते हैं, अरमानी। हाँ, वो स्पेलिंग उसमें शून्यांकित त्रुटि करके
हाँ, उसे अप्रोप्रिएट कर लिया जाता है। ये सब कलकत्ता के लोग हैं, ये सब जो शुरू हुआ है ना, रूपा, डोरा, कोठारी, बॉस, डॉलर। और अंग्रेजों ने भी ऐसे नाम रखे हैं। एक ब्रांड का नाम है आदिदास। हाँ। आदिदास में तो बजरंगबली है, समझ लीजिए एकदम आदिदास। लेकिन मजा आता है जो रवि, और जब एक एक कविता है बाबा, एक जहां न आइसक्रीम है पहुंचे ताऊ, रवि। लंदन में बिकती है बहुत धड़ल्ले से, यूरोप वाले सब खाते हैं, उसका नाम है हगन दास। हाँ, हाँ। तो हगन दास अरे एक आइसक्रीम है। हमारे यहाँ भी आ गया है वो हगनदास। एक कविता है, कविता की पंक्ति है कि जहां न पहुंचे रवि, हाँ। वहां पहुंचे कवि। तो कालिदास और आदिदास। अरे यार। नहीं, लेकिन इस पंक्ति को सबसे ज्यादा गंभीरता से कुमार विश्वास ने लिया, वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचते हैं। एक आखिरी चीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पे थोड़ी बात लंबी खींच गई लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों के लिए बतौर बॉस इससे भी बड़ा कोई संकट हो तो बताइएगा, लेकिन बॉस हो सकता है ना कि वो काम के हिसाब से, मेरिट, परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग लोगों के बारे में राय बनाए। यही उसका काम है, ऑब्जर्व करते हुए। किसी के बारे में वो राय अच्छी हो सकती है, किसी के बारे में औसत, किसी के बारे में बुरी भी हो सकती है। कोई खास तरह का काम है तो बोले यार इसको मत दो, ये लटका सकता है, ये वाला काम है, ये तो इसको दे दो, ये निपटा देगा जल्दी। क्या ये अप्रोच होना बायस्ड होना है? क्योंकि कई बार इसको बायस की तरह देखा जाता है। राय ना एक ही अच्छी लगती थी मुझे, एक ही व्यक्ति की, पर वो अभिषेक की हो गई। और उसके बाद से अपन ने राय बनाना बंद कर दिया। ऑब्वियसली अगर किसी को जज करना है तो आप एक राय बनाएंगे ही कि आदमी अच्छा है, अच्छा काम करता है। लेकिन फिर मैं ना कई बार गलत साबित हुआ, कई बार गलत साबित हो गया कि मैंने किसी के बारे में राय बना ली कि ये ठीक आदमी नहीं है। वो ठीक आदमी था, तो काम में तो ठीक ही था। तो फिर मैंने राय बनाना बंद कर दिया। और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करता हूँ जहाँ डेटा अवेलेबल होता है हर तरह का। तो फिर मैं अब डेटा से राय लेता हूँ। डेटा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं वहीं से लेता हूँ सब कुछ अब। और अब मैं राय बनाने में एक दिक्कत है कि आप ना सबसे बात नहीं करते बहुत। जैसे कि कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं खाना खाने जाता हूँ। जैसे एक गैंग है बाबा के साथ, जो है 5-6 लोग हैं, उनके साथ में जैसे वहां पे खाना खाने में देखा जाता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि आप जो है ये तो गलत बात है, आप उन्हीं के साथ खाते पीते हैं। तो मैंने यही कहा कि पर मेरी राय नहीं बदलती किसी के बारे में। मैं किनके साथ खाता हूँ, किनके साथ बैठता हूँ, उससे मेरी राय नहीं बदलती। वो मेरा एक संयोग है। पर किसी भी बॉस के लिए बहुत आवश्यक है कि वह हर व्यक्ति को उनके काम से आके, उनके प्यार से, उनके बार-बार उनके सलाम से, उससे ना आके। कुछ लोग आपको रोज आकर जो नमस्ते कर जाएंगे और आपको कुछ अच्छी चीजें बोल जाएंगे, उससे राय ना बनाएं आप। आपके साथ धोखा हो सकता है। बिल्कुल। और आज के जमाने में हर चीज का डेटा अवेलेबल होता है, कौन कितना काम करता है। आदमी के साथ इस मामले में न्याय होना चाहिए। जैसे मैं सबके काम को नहीं जानता, तो मैं बिल्कुल हर टीम के लीडर के अलावा और किसी की नहीं सुनता। उससे मैं क्लियर रहता हूँ। मुझे कोई कहीं पे कोई गलती का एहसास नहीं होता। मैं यह जानता हूँ कि जो मुझे फीडबैक दिया गया है वही फीडबैक सत्य है। मेरा फीडबैक इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ही कम है किसी के साथ भी। मैं अपने अपने कार्य क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। तो अभी की सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं। अभी तो चूंकि इतना नेतृत्व इतना बड़ा है कि उनके अलावा और किसी की तस्वीर नहीं आती, उनके अलावा और कोई किसी के बारे में बात नहीं करता। इस पूरी सरकार को हम एक आदमी के नाम की सरकार से जानते हैं। तो एक पर्यवेक्षक के रूप में जो बाहर बैठा हुआ है, एक जनता के रूप में, एक वोटर के रूप में आप सिर्फ एक आदमी को जज कर रहे होते हैं। उसकी एक खूबसूरती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, पर उसमें आप अन्य लोगों के बारे में, बहुत सारे ऐसे मंत्री होंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरी होंगे। बाबा ब्यूरोक्रेसी कवर करते थे, सरकार को कवर करते थे, पार्टियों को कवर करते थे। तो इनको इस बात का अनुभव होगा, ये जानते होंगे कि पार्टी के दफ्तर में कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो कि बहुत काम करते हैं, लगन से करते हैं। शायद उनका नाम आम पब्लिक को पता नहीं हो, है ना। वही काम ही कर तो रहे ये होते हैं। तो ये नीचे भी और ऊपर भी यही होता है। मैं एक बॉस भले हूं, पर आपके दफ्तर में अगर 300 लोग या 500 लोग या 1000 लोग काम करते हैं, आप हो सकता है किसी कोने में बैठे एक व्यक्ति के बारे में जानते भी ना हो उतनी अच्छी तरह से कि उस पर क्या गुजर रही है, वह किस स्थिति में है, वह करता क्या है, क्यों करता है, अगर उसने गलती की तो क्यों की, अगर उसने अच्छा किया तो क्यों किया, क्योंकि आपके तक सूचना भी नहीं आ रही होगी। राय नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए इस देश में अभी के माहौल में तो आप बिल्कुल राय नहीं बना सकते किसी के बारे में कि कौन क्यों कुछ
कह रहा है। बहुत सारे लोग पत्रकारों को नाम देते हैं, गोदी मीडिया, लोधी मीडिया, ऐसे कहते हैं ना। मैं उसी मीडिया बिरादरी से हूँ राडिया। और मैं भोग रहा हूँ लोगों की राय को, मैं भोग रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ये लेबल चस्पा किया है। वो नहीं जानते मुझे कि मैं क्यों करता हूँ कुछ करता हूँ, अगर कुछ होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन में अच्छी पत्रकारिता होती है, पर उसको लोग लेबल कर देते हैं। मैं खुद भोगता हूँ उसको एक अपने प्रोफेशन के रूप में। तो मैं इस बात के साथ तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता कि आप किसी की के बारे में कोई राय बनाएं। बहादुर बने, राय बहादुर नहीं। बिल्कुल। और मेरा जो अनुभव है इस बारे में वो बहुत अनुकरणीय अनुसरणीय अनुभव नहीं है, बहुत उचित नहीं माना जाता है। लेकिन और मैं अब से 11 साल पहले संपादक बन गया था 2010 में। तो उसका फिर थोड़ा सा समय रिपोर्टिंग में बिता करके अब वापस यहाँ पे कुर्सी से चिपका दिए गए हैं फेविक्विक लगा करके। तो उचरने की कोशिश कर रहे हैं, उचरने नहीं दिया जाता है। ताऊ से कहते हैं कि न चुनाव कवर कर पा रहा हूं, न कहीं रिपोर्टिंग पे जा पा रहा हूं। तो वो संकट है। दूसरा संकट जो अनुकरणीय अनुसरणीय नहीं है वो ये है कि हमने जब भी टीम बनाई या जब भी टीम को लीड किया तो उस टीम को परिवार बना लिया। अब आप बाकी दो परिवारों की तरफ ना जाएं, ये अनुरोध के साथ कि परिवार बना देते हैं और लोगों के बारे में राय बनती है दूसरे लोगों से सुन के। तो जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पे तो 15 दिन तक मैं एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअली बात करता रहा, जबकि जब मैं आया तो मुझे तत्काल फीडबैक दे दिया गया कि अरे ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। अभी भी टीम के कितने ही सदस्यों की हारी बीमारी, घर की परिस्थितियां, लड़ाइयां, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति किस तरह की है, इन सब के ऊपर उनसे 1 to 1 बात हम करते रहते हैं, जो शायद करने की आवश्यकता नहीं है। घर जैसा माहौल रहता है। अक्सरिया टीम की टोलियां अलग अलग संख्या में या कभी कभी बड़ी संख्या में लोग घर आते रहे, दावतें होती रही, गाना बजाना, खाना पीना, ये सब कुछ हुआ। तो उस तरह का एक माहौल हमारे पास में, हमारे साथ में रहता है। राय के साथ में, राय देखिए सबके बारे में बनती है। जितने भी लोग आपकी टीम में हैं सबके बारे में आपकी कुछ ना कुछ राय होती है, कई बार बताई हुई और कई बार अनुभव की हुई। एक चीज जो मुझे लगती है कि अंतिम राय बनाने से पहले उस राय के पीछे की जो परिस्थिति है उसको समझना और संभव हो तो उसका निराकरण करना, ये जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी अंतिम राय बनानी चाहिए। जैसे आपको समझ में आएगा कि भाई ये व्यक्ति समझदार बहुत है, इसको खबर की समझ सूझ बहुत अच्छी है, लेकिन ये लिखने में उतना दक्ष नहीं है, या ये व्यक्ति लिखने तो जानता है बहुत अच्छे से, कुछ भी दे दोगे फटाक से लिख के तैयार कर देगा, लेकिन ये इतना टेक्स्ट सेवी नहीं है, या ये तस्वीरों को सेलेक्ट करना और इस्तेमाल करना, उनको क्रॉप करना, उनको प्लेसमेंट देना, ये सारी चीजें नहीं जानता है। तो फिर आप उन चीजों पे मेहनत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टीम हमारी इससे परेशान भी रहती है। मैं अक्सर ही, अभी तो नहीं हुआ है 1.5-2 साल से, लेकिन उसमें भी जूम पे करते रहे हैं, अक्सर ही वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। तो जर्नलिज्म की, एडिटिंग की, राइटिंग की, इन सब की वर्कशॉप्स अपनी टीम के साथ में बड़ा हॉल बुक करके 2 दिन 3 दिन किस्तों में लोगों को लगा करके कि भाई आधी सेना संभाले हुए है, आधी सेना वर्कशॉप में है, फिर आधी सेना जो वर्कशॉप में थी वो संभाले है और बाकी आधी सेना जो है वर्कशॉप में है। तो इस तरह से लगातार उनको ट्रेन करते रहते हैं। ये एक प्रयास होता है, क्योंकि कई सारी चीजें मैं भी सीखता चलता हूँ। ताऊ भी हम लोग खींच खींच के उनको लाते रहे हैं और उन्होंने भी बहुत रोचक कहानियां उनको सिखाई हैं, और वो बहुत सीधे सधे शब्दों में बच्चों को तैयार करने वाली चीज रहती है। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ खुराफात, कुछ कुछ चीजें लगातार चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि टीम लीड को ये जरूर करना चाहिए, भले ही प्रबंधकीय दृष्टि से ये सारा काम मानवाधिकार आयोग का होता है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। अरे वो बहुत सारे एचआर जोक्स मारना चाहता था, लेकिन तो जीवन में 2 ही चीजों का महत्व तो मुझे बहुत समझ में आया नहीं, एक आचार का और एक आचार का। उन सब में बिना घुसे तो मैं ये काम स्वयं करता रहता हूँ। और ऐसा होने से
मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा बेहतर रहती हैं। एक वो है चुटकुला कि, और वो दूसरे एस्पेक्ट पे है, वो भी बड़ा संकट है बतौर बॉस, आप लोगों के सामने आता ही होगा, लेकिन उसको सिर्फ चुटकुले में कह करके अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। वो कि पप्पू जो है एक बार ऑफिस में नई शर्ट पहन के गया, तो बॉस ने उसको कहा, वाह नई शर्ट तुमने कब खरीदी? बोला पप्पू, नहीं सर ये तो भैया ने गिफ्ट की है। बॉस बोला, ओ अच्छा, मुझे लगा मैं तुम्हें सैलरी तो ज्यादा नहीं दे रहा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद न्योता वाले शो। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। 3 ताल का 53वां एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं। तो न्योता वाले श्रोता में आज शुरुआत उन 2 चिट्ठियों से करते हैं। छोटी छोटी चिट्ठियां आई ऑडियो में जो पिछले 2 एपिसोड्स पर आई हैं। उनमें पहले पंकज जी की आई है महेंद्रगढ़ हरियाणा से, मैं सुनवाता हूँ। ताऊ को शायद गलत याद रह गया, पर एक पुराने रुपए में 64 पैसे ही होते थे। और आज के एपिसोड में बाबा ने बीजेपी वालों को, भक्तों को फिर से एक मसाला दे दिया ये कहकर कि नेहरू बहुत ही प्रभावित थे रशियन मॉडल्स से। ये इन्होंने ये 2 एपिसोड पहले जो हमने सिक्के पर बात की थी बिल्कुल पर बिल्कुल इन्होंने भेजा है। आने पे बात हमने आने पे की थी। आने पे भी की थी, मतलब बात सिक्के। हाँ हाँ, हमने ये कहा था कि 4 आने होते थे और 16 आने सच होता था। हाँ, चवन्नी 4 आने की होती थी, तो यस 164 ही होते होंगे। और हाँ वही। तो पंकज जी ने एक और ताजा चिट्ठी भेजी है, ये इन्होंने टेक्स्ट में भेजी है। इन्होंने लिखा है कि जैसा कि बाबा कहते रहते हैं, 3 ताल की बातें घूम फिर कर आती रहती हैं। आपने पिछले 3 ताल में कहा था कि आपको कोई जबरदस्ती खिलाए तो बताइए। बेबाक बुधवार के बीच मैंने पुलाव, जिसे वेज बिरयानी कहते हैं, ऑर्डर किया था और बिरयानी खाना शुरू करने के बाद मुझे गड़बड़ समझ आई। तब मैंने शिकायत करने का सोचा तो रेस्टोरेंट वाला मिमियाने लगा। अब मुझे नवरात्र में बंद करने वाली बात ज्यादा सही लग रही है। आप भी शायद इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो ये एक और पंकज जी की चिट्ठी है। एक आप लोगों को याद होगा, पुलाव और बिरयानी में एक बहुत सीधा सा फर्क है कुकिंग टेक्निक को लेकर के। बिरयानी में मसाले साबुत होते हैं प्रायः, और वो बीच बीच में खाने में आते रहते हैं। उनकी अपनी नवैयत होती है, अपना फ्लेवर होता है। कभी लौंग आती है दांत के नीचे, कभी काली मिर्च, कभी इलायची, और मसालों के स्वाद का विस्फोट मुंह में होता रहता है। पुलाव की टेक्निक बिरयानी से इस लिहाज से अलग है कि पुलाव हमेशा यखनी तैयार करके बनाया जाता है। यखनी यानी कि मसालों को एक साथ पका के उनके सत्व में चुराया हुआ चावल। तो पुलाव और बिरयानी में ये एक बुनियादी फर्क है। मेकिंग के हिसाब से पुलाव में आपको कहीं पे भी मसाला नहीं मिलता है, लेकिन मसालों का फ्लेवर हर चावल के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बिरयानी में वो बीच बीच में सागर की लहरों की तरह आता रहता है जी। और अगली चिट्ठी है संजीव बाटला की। आपको याद होगा इन्होंने पहले भी लिखी थी, बड़ी विटी और फनी चिट्ठी थी जो इंजीनियर वाले मसले पे इन्होंने मौज ली थी। और इस बार इन्होंने एक और चिट्ठी भेजी है संजीव बाटला की चंडीगढ़ से। मैंने इनको संजीव भल्ला कह दिया था वैसे पिछली चिट्ठी में, तो इस बार इन्होंने करेक्ट किया है मुझे कि संजीव बाटला इनका नाम है। सुनिए। बाबा, ताऊ और सरकार जी, जय हो। 50वां और 51वां एपिसोड सुना
और सुनने के बाद कहने का मन कर रहा है, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और तीन ताल का कोई तोड़ नहीं। 51वीं एपिसोड की शुरुआत ने तो वाकई भावुक कर दिया, जब जिक्र आया उजड़े हुए पंडाल, चम्मचों की गिनती और छूट गए कपड़ों का दर्द। वाकई बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं। उसी एपिसोड में पॉडकास्ट का भी जिक्र आया तो मैं अपने आप को रोक ना पाया। मेरा पहला परिचय जो है पॉडकास्ट का BBC हिंदी से हुआ था। ये बात कम से कम 10-12 साल पुरानी है। सुबह शाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम पॉडकास्ट सुन पाते थे। बड़ी ही मधुर आवाज़ें थी, राजेश जोशी, पंकज प्रियदर्शी, संदीप सोनी और रेहान फजल। पर एक दिन BBC हिंदी की साइट से स्पीकर का आइकन गायब हो गया। राजेश जोशी द्वारा किया गया वो अंतिम प्रसारण आज तक याद है, काफ़ी भावुक क्षण थे। खैर कुछ साल बीते, एक दिन आज तक रेडियो से जुड़ा, वैसा ही अंदाज, वैसे ही कार्यक्रम और वैसी ही बड़ी मधुर आवाज़ अमन, नितिन और कुलदीप की। 50वां एपिसोड भी बहुत यादगार रहा। जामवंत जी के पत्र ने तो 4 चांद लगा दिए और बाबा जी की जो अर्नब गोस्वामित्व का उन्होंने अच्छा जवाब दिया। सारे इंजीनियर्स की रूह प्रसन्न हो गई और इंजीनियर्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने 2 ही दिन में पॉज एंड प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपकी। पर एक बात का मुझे गुस्सा है भाई, पंगा लिया बाबा जी ने और परिणाम भुगतना पड़ा कुलदीप सरकार जी को। वो कैसे कि एप्पल पॉडकास्ट में कुछ गड़बड़ी हुई और बेचारे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर माफ़ी मांगते रहे। कुलदीप मिश्र जी माफ़ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर आपका नाम गलत पढ़ा ताकि आपको भी महसूस हो कैसा लगता है जब कोई आपका नाम गलत पढ़े। तो चलो, ऐसे ही सुंदर सुंदर और बड़े मनोरंजक कार्यक्रम सुनने की इच्छा रहेगी मेरी। मैं चंडीगढ़ से संजीव बाटला, धन्यवाद। जय हो, जय हो। इन्होंने मुझे कहा है कुलदीप सरकार। हाँ, पूरे टाइम कहा और मैं सोचता रहा कि ये क्यों, फिर बाद में भल्ला का बदला है, भल्ला का बदला है। बाटला का बदला है। थैंक यू बाटला साहब। और बड़ी मजेदार, बहुत विटी चिट्ठियां इनकी आती है हमेशा और बहुत अच्छा लिखते हैं ये। इनको एक दिन हमको बुलाना पड़ेगा, गेस्ट वाला जब करेंगे। हाँ, तो इनको स्पेशली बुलाना। तो एकदम 3 तालियां चिट्ठी थी ये। हाँ, मतलब उसी शैली में और उसी भाषांतरों में आकर के इन्होंने पत्र भेजा है अपना। जिस शैली और जिस तरीके से हम लोग 3 ताल को करते हैं, और आप सुन रहे हैं सारे एपिसोड्स और सुन करके उसको गुन भी रहे हैं। ये कमाल है। ये धार बनाए रखिए गुरु, आप हैं तो हम आए। एक अजीत कुमार जी की चिट्ठी अहमदाबाद से, अक्सर वो हमेशा ही भेजते हैं चिट्ठी, छोटी सी है लेकिन पिछले सिक्के वाले एपिसोड पर इन्होंने भेजा। भाई बहुत ज़बरदस्त ये एपिसोड भी, मैं पुराने एपिसोड भी आपके सुनता जा रहा हूँ, तो एक से बढ़कर एक एपिसोड मज़ा भी आ रहा है। हफ्ते में 2-3 एपिसोड ही सुन पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ध्यान से भी सुनना होता है। अच्छा, इस एपिसोड में जो है आपने एक चीज़ थोड़ी मिस की है, सिक्कियों पे, कॉइन्स पे जो बात की है। कॉइन्स में जो है वो सोने के भी कॉइन थे, चांदी का थोड़ा बहुत आपने कवर किया। अशरफी और जो है दिरहम वगैरह वो जो है उसका जो था पहले अरब में ख़ास तौर पे, और हमारे यहाँ क्या था उसको थोड़ा सा कवर कर लेते तो 4 चांद लग जाते। लेकिन बहुत अच्छा रहा। अब मज़े की बात तो ये है कि जैसे 3 ताल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ऐसे सुनने वालों का भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। जैसी उनकी चिट्ठियाँ आ रही हैं, जैसे सवाल आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। क्या बात है, वाह। नहीं, बिल्कुल हर बार कुछ अधूरा रह जाता है क्योंकि सिक्कों पे या किसी भी विषय पे कोई भी चर्चा 3 ताल में अंतिम चर्चा नहीं है, अंतिम शब्द नहीं है, अंतिम कविता नहीं है। इनके ऊपर फिर चर्चा रहे, इसलिए कभी असरफियों की थैली खुलेगी और वो छींट दी जाएंगी पूरे दालान में, पूरे आंगन में, और हम एक एक करके उनको उठाएंगे। आपको विषय चुगते हुए ये कबूतरों जैसे 3 लोग फिर से आनंद देंगे। कुछ विषयों के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा है कि एक एपिसोड से मन नहीं भरा। जैसे रेलवे वाले पे कई मेरे पास मैसेजेस आए थे कि एक बार अभी फिर न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा, कि बोले रेल यात्राओं पे एक बार फिर कभी एक बार करिएगा। तो कुछ विषय जिनको अपन दोबारा भी लेंगे। आज कुछ कहतुर थे फिर रुक गए। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अशरफी शब्द ही मुझे बहुत प्यारा है। अशरफ है उसमें, और इस पे बात करेंगे फिर कभी। हाँ, और आखिरी चिट्ठी अभी आज की वो है सनी कुमार की, बिहार से। थोड़ी सी ये लंबी है बाकी चिट्ठियों के मुकाबले, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार चिट्ठी है ये। नमस्कार, मैं USB के छपड़ा से 7677
3035117। व्हाट्सएप नंबर आने से अब संदेश भेजना पहले की अपेक्षा ज़्यादा सरल हो गया है, लेकिन एक झिझक रहती है कि बाकी सभी श्रोता इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग 3 ताल की तारीफ में करते हैं कि अब सामान्य शब्दों में शो के बारे में लिखना बोलना इस मठ का अपमान सा लगता है। बचपन में हमेशा से ही मेरे लिए रविवार का बेसब्री से इंतजार रहता था। सुबह उठना, क्रिकेट खेलना, घर आए, नहा धोकर खाना खाकर शक्तिमान देखने के लिए दौड़ के पास की मिठाई की दुकान पे चले जाते थे। वो एक एक्साइटमेंट सी रहती थी कि रविवार का मतलब शक्तिमान ही होता है। ठीक वैसे ही अब मेरे लिए शनिवार का मतलब 3 ताल हो गया है। दूसरी बात, मैं सामान्यतः एक टीवी सीरियल देखता हूँ जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि यही एक सीरियल है जिसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं। इस शो का कोई भी एपिसोड आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि यार इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या होगा। मेरे लिए 3 ताल वैसा ही शो है। आप इस शो के किसी भी एपिसोड को उठाकर सुन लीजिए, आपको इसमें कुछ भी पुराना नहीं लगेगा, एकदम फ्रेश और ताज़ा। जैसा हमारे घर की माएँ गर्मी के दिन में अचार बनाकर बोयाम में रख देती हैं और आप उसे 2 महीना, 4 महीना या साल भर बाद भी खा देंगे ना तो एकदम फ्रेश और स्वादिष्ट लगता है। 3 ताल मेरे लिए वो अचार की तरह है। चूँकि मैं बाकियों की तरह शब्दों का जादूगर नहीं हूँ कि शब्दों की चाशनी घोलकर आप तीनों को पिला सकूँ, सो मैं बस इन्हीं 2 वाक्यों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ 3 ताल के बारे में। अब आते हैं सवाल पर। एक नाइजीरिया के पीएम है, मुझे लगता है कि आप लोग मेरा ये शब्द म्यूट या कट कर देंगे, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। एक नाइजीरिया के पीएम हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते ये बताने का कि वो बचपन में बहुत गरीब थे। एक हमारे ताऊ हैं, वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते ये जतलाने का कि वो बचपन से ही हॉस्टल में पढ़े हैं। जब भी मौका मिलता है वो हॉस्टल वाली बात बीच में चिपका ही देते हैं। और मुझे लगता है कि बाकी श्रोता भी ये जानना चाहते होंगे कि ताऊ अपने बारे में कुछ ज़रूर बताएं। बाबा और कुलदीप भैया तो तनी मनी बता ही देते हैं, वैसे बाबा तो बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन ताऊ बताने से आज ही बताया उन्होंने। बाबा ने एक दिन वो बताया बता था देते कि हैं। अरविंद केजरीवाल उनके मित्र हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था इस सुनकर। मतलब अपने बचपन, जवानी, पत्रकारिता में कैसे आए, बस 4-5 मिनट का ही एक छोटा सा ट्रेलर आज तक रेडियो पे आ जाए तो हम सबको अच्छा लगेगा। मुझे बाबा को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा को सुनकर लगता मानो गांव के किसी चाचा, बाबा, ताऊ को सुन रहा हूँ। ताऊ को सुनकर लगता कि मानो कोई पढ़ल लिखल आदमी बोल रहा है, जो सामान्य सी बातें हैं। सामान्य कहने का मतलब कि ऐसी पढ़ी लिखी बातें तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। पढ़ा लिखा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 लोग पढ़ल लिखल नहीं है। फिर एक दिन जब शो में ताऊ की जगह प्रतीक्षा पांडे और पढ़ाकू नितिन भैया आए तो मेरा ये भ्रम भी टूट गया। मज़ा ही नहीं आया वो शो को सुनकर, जबकि नितिन भैया और प्रतीक्षा पांडे भी कम पढ़ल लिखल नहीं है। एक होता है ना कि सब लोग खाना ही खिलाते हैं, लेकिन माँ के हाथों के खाने की बात ही निराली है। आप तीनों इस शो के 3 स्तंभ हैं और चौथा पिलर हम जैसे श्रोता हैं जो इससे थामे रहेंगे। शुक्रिया, जय हो। और हाँ, आप लोगों ने शब्द व्याख्या भी शुरू किया है, तो मेरे 2 शब्द की व्याख्या करने की कृपा करें, जो अक्सर मैं न्यूज़ चैनलों पे सुनता हूँ, कथित और दूसरा है तथाकथित। शुक्रिया। तो ये सनी कुमार की चिट्ठी। अरे भैया, आपका अचार जो है चाशनी से ज्यादा मधुर है। हाँ, बहुत जबरदस्त आपने दिया है और इसको साल दर साल हम खा सकते हैं, कभी भी पुराना नहीं होगा। खूंटे की तरह यही एक मेटाफर है जिसपे दिल अटक गया मेरा, कि हम लोग शेल्फ लाइफ प्रोग्राम के को और कितनी खूबसूरती से बता सकते हैं कि माँ के हाथ का अचार जिसे आप आज बना लो, 1 हफ्ते बाद खा लो, 2 महीने बाद खा लो, 4 महीने 6 महीने बाद खा लो, तो वो जबरदस्त है। रोवा खड़ा कर दिए गुरु, रोवा खड़ा कर दिए। और सनी भाई, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप काहे पड़े रहते हो बड़े बड़े शब्दों के पीछे। हाँ, और शब्दों के जादूगर आपने कहा आप नहीं हो, लेकिन जज्बातों के बहुत धनी हो भैया। आपने शुरुआती यूएसबी से की है, आपके शब्द कैसे कमजोर हो सकते? और भैया ऐसा है कि अपन क्या करते हैं यार, हॉस्टल के बारे में बताते हैं, क्योंकि बचपन में ना जितनी चीजें सबके जीवन में हुई होती हैं वो बहुत विविध होती हैं। जो हॉस्टल वाले होते हैं उनका जीवन थोड़ा सा एकांकित होता है। एक ही हॉस्टल की यादें होती है, तो अपन बार बार हॉस्टल को ले आते हैं। बिल्कुल, जो आपने शब्द पूछे हैं कथित और तथाकथित, इनका
संदर्भ और मायने एक ही है, प्रयोग की दृष्टि से अलग हैं। कथित वाक्य में प्रयोग होने के साथ में जमता है, जहां पे आप स्पेसिफिक किसी एक इंसिडेंट के बारे में उसकी पुष्टि ना होने की स्थिति में या उसकी पुष्टि के अधूरे रह जाने की स्थिति में उसे प्रयोग करते हैं। तथाकथित स्वयं में एक वाक्य है, एक पूर्ण परिभाषा है, उसके साथ में कुछ वाक्य लगाने की जरूरत नहीं है। वाक्य में प्रयोग तथाकथित मूल रूप से तथाकथित से ही शुरू होता है और संदर्भ दोनों के एकदम क्लियर है। तथाकथित तब है जब आप लोगों की धारणा के आधार पर किसी चीज की बात कर रहे हों, लेकिन कथित तब है जब उस इंसिडेंट को बारे में आप ही राय रखना चाहते हैं। तो अगर मैं ये कहूंगा कि भाई वो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये तथाकथित रूप से विद्वान हैं, क्योंकि विद्वता का पैमाना लोक श्रुति है, लोक धारणा है, उनके बारे में रायशुमारी है। जबकि कथित रूप से शाहरुख खान के पुत्र के पास या वो वहां पे ड्रग्स लेने वाली मंडली के साथ थे। अब ये कथित क्यों है? क्योंकि ये हमें पता है कि वो वहां पे थे या वो उनको अरेस्ट किया गया, ये अभियोग उन पे है, लेकिन ये अभी साबित होना बाकी है। तो कथित और तथाकथित में ये प्रयोग का फर्क है, और प्रयोग के पीछे की जो तत्व मीमांसा है वो शुद्ध रूप से इस चीज के ऊपर है कि आप किस संदर्भ में उसे कह रहे हैं। और सनी भैया, आपने कहा ये टीवी पे आप अक्सर सुनते हैं, तो टीवी पे अक्सर गलत ही सुनते होंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग टीवी पर गलत ही होता है। ठीक है। और जो सनी ने लिखा था वो ऐसी फरमाइश ऐसी चिट्ठियों में पहले भी आया था कि आप तीनों अपने बारे में भी कभी, अपने अतीत के बारे में भी कभी बात करें, तो वो हमने आगे के लिए रखा हुआ है। आज वैसे भी ये रिकॉर्डिंग लंबी हो गई है, कभी हम तीनों कोशिश करेंगे, तीनों की सहमति हुई इस पर, तो थोड़ा अपने अतीत के बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी और उस दिन मैं कम बोलूंगा, ये दोनों लोग ज्यादा बोलेंगे सर। ठीक है, ये लोग बहुत छुपाए बैठे हैं। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अगले शनिवार को, लेकिन उससे पहले बुधवार को भी मुलाकात होगी ट्विटर स्पेसेस पर। आज तक रेडियो का जो वीकली ट्विटर स्पेस है, जिसका नाम बेबाक बुधवार है, हर बुधवार को रात 9 बजे आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पर हम लोग लाइव आते हैं, ऐसे ही कोई अतरंगी सा विषय लेकर के। तो उस दिन मुलाकात होगी और अगले शनिवार को 3 ताल का नया एपिसोड आएगा। आप लोग हमें चिट्ठियां कैसे भेज सकते हैं, उसका तरीका आप लोग जानते हैं। अगर जो लोग पहली बार ये एपिसोड सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि 2 तरीके हैं। एक ईमेल आईडी है हमारा radio@aajtak.com, उस पर आप अपनी चिट्ठियां लिख करके ईमेल कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, हम तीनों से जो भी हों। और दूसरा ये है कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। इस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें। एक 3 तालियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मैं भी 3 तालियां ऐसा लिख करके भेज देंगे, तो आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अभी हमारी सोशल मीडिया टीम ने ये सुझाव दिया है कि हमें 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप को व्हाट्सएप पे बनाए रखते हुए भी टेलीग्राम पे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं और टेलीग्राम पर भी कोई सीमा नहीं है जुड़ने वालों की। हजारों की संख्या में लोग जुड़ सकते हैं वहां पे, व्हाट्सएप पे लिमिटेशन है। तो हो सकता है जल्दी हम टेलीग्राम पर भी 3 तालियों का एक ग्रुप बनाएं और उसकी सूचना हम आपको आने वाले एपिसोड में या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए दे देंगे। और तो बेबाक बुधवार जो है वो रात के 9 बजे बुधवार को होता है ट्विटर पर। आज तक रेडियो के हैंडल पे चले जाइएगा तो मिल जाएगा। पिछला बेबाक बुधवार बहुत ही रोचक हो गया था और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। तो एक संभावना ढूंढ कर निकाली है कुलदीप ने, और उन्होंने इसे आज तक के यूट्यूब चैनल पे डलवा दिया है। तो जिन लोगों ने पिछला बेबाक बुधवार मिस कर दिया था, वो नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सा बन गया था उनके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। बहुत रोचक हो गया था और बहुत सारे गानों का उल्लेख हुआ, बहुत सारे गीतों का वालियों का उल्लेख हुआ। तो सब लोगों की इच्छा थी कि वो सब कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं, तो उसे आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आप नुसरत फतेह अली खान साहब का कुछ सुनना चाहते हैं
और उनके बारे में कुछ भी चर्चा सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए, जिसमें हम लोग भी थे और बहुत सारे श्रोता थे। तो आप कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उसे सुन सकते हैं। और गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हों और आपने आज तक रेडियो के शोज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या तीन ताल को भी नहीं किया है, तो आप जाएं और खोज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे एक सुविधा हो जाती है कि आपको हर बार जैसे ही नया एपिसोड आता है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो सुनना भी वहां पर आसान है। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।